गाइस सोचो आपने कोई स्टार्टअप शुरू किया है अपना, जिसके लिए आपने कोई ऐप बनाई है। इनिशियल फेज चल रहा है, नंबर ऑफ़ यूज़र्स अभी कम है। तो आपने क्या किया, एक सिंगल डीबी का यूज़ कर लिया अपने सिस्टम में। तो जो भी आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं वो अच्छे से फुलफ़िल हो पा रही हैं। अब जैसे जैसे नंबर ऑफ़ यूज़र्स आपके ग्रो करेंगे, ऑफ कोर्स आपको अपने डीबी को स्केल अप करना पड़ेगा। तो सिंपलेस्ट वे क्या है स्केल करने का? भाई वर्टिकली स्केल कर दो। मतलब बेसिकली अपने डीबी को बड़ा कर दो, अ बिगर मशीन। दिस विल वर्क अप टू अ सर्टेन पॉइंट। ठीक है, मतलब लेट्स से जैसे जैसे आपके नंबर ऑफ यूजर्स बढ़ रहे हैं, आप अपने डीबी को और बड़ा करते जा रहे हो। ठीक है, बट एक पॉइंट आपका ऐसा आएगा जिसके बाद जो भी आपकी क्वेरीज हैं वो स्लो होना स्टार्ट हो जाएंगी। आपका जो स्टोरेज है वो भी अपनी लिमिट्स को हिट करना स्टार्ट कर देगा। एप्लीकेशन लैग आपका बहुत ज़्यादा हो जाएगा। एप्लीकेशन लैग की बात अभी करेंगे आगे, डोंट वरी। बेसिकली इन शॉर्ट, एक सिंगल मशीन से आपका काम ठीक से नहीं हो पाएगा। बेसिकली आपको एक हार्ड ट्रूथ फेस करना पड़ेगा दैट अ सिंगल मशीन कैन नॉट हैंडल एवरीथिंग। ठीक है, तो उस पॉइंट पे आके आप क्या करोगे? ठीक है, यहीं आता है हमारा शार्डिंग। आप बेसिकली क्या करोगे कि जो आप पहले सिंगल डीबी का यूज़ कर रहे थे, विच इज़ नाउ नॉट इनफ फॉर यू, तो आप अपने डेटा को, जो भी आप डेटाबेस में स्टोर कर रहे थे, उस डेटा को एक सिंगल डीबी में ना स्टोर करके मल्टीपल डीबी में करोगे। बेसिकली मल्टीपल मशीन्स में स्टोर करोगे अपने डेटा को। जैसे मान लेते हैं पहले का आपका एक सिंगल डीबी था, तो अब आप क्या करोगे, उसकी जगह 3 डीबीज का यूज़ कर लोगे। ठीक है, और उनमें आप अपना डेटा स्टोर करोगे। ठीक है, तो और यही होती है हमारी शार्डिंग। इस प्रोसेस को ही हम कहते हैं, जो भी हमारा डेटा है उसको स्प्लिट करके मल्टीपल मशीन में स्टोर करने को ही हम कहते हैं शार्डिंग। ठीक है, बहुत बेसिक ओवरव्यू था ये। अभी हम अच्छे से देखेंगे आगे शार्डिंग क्या होता है, उसके चैलेंजेस क्या होते हैं, कैसे हम उसको यूज़ कर सकते हैं, इंटरव्यूज़ में शार्डिंग को हम कैसे हैंडल करेंगे अगर क्वेश्चंस उस पर आते हैं। तो ये सब कुछ अभी हम देखेंगे। और आई नो दैट शार्डिंग पर बहुत सारी वीडियोस अवेलेबल हैं इंटरनेट पर, बट आई कैन कॉन्फिडेंटली से दैट कि जितनी डेप्थ आपको आज इस वीडियो में मिलने वाली है, आपको किसी वीडियो में नहीं मिलेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलो देखते हैं एक्चुअल में शार्डिंग है क्या। मान लेते हैं एक सिंगल डीबी हमारा है, जो कि हमारे यूज़र्स का डेटा स्टोर कर रहा है। और नंबर ऑफ़ यूज़र्स मान लेते हैं 15 मिलियन है, अलॉट राइट। और उनकी जो आईडीज़ हैं लेट्स से इन बिटवीन 0 to 15 मिलियन है। अब शार्डिंग में आप क्या करोगे, बेसिकली आप हॉरिजॉन्टल स्लाइसिंग करोगे। मतलब जो भी आपका डेटा है उसको आप स्प्लिट करके मल्टीपल इंडिपेंडेंट डेटाबेसेस में स्टोर करोगे। लेट्स से आपके अगर 3 डेटाबेसेस हैं इंडिपेंडेंट, तो उनको हम कहते हैं यहाँ पे शार्ड्स। शार्डिंग की लैंग्वेज में इनको हम कहते हैं शार्ड। शार्ड 1, शार्ड 2, शार्ड 3। अब ये हमारे डेटा को स्टोर करेंगे जो हमने स्प्लिट किया है। तो लेट्स से इस केस में मैंने क्या किया है कि 0 से 5 मिलियन वाले जो हैं आईडीज़ के जो डेटा है वो शार्ड 1 स्टोर कर लेगा, 5 से 10 मिलियन वाले शार्ड 2, एंड 10 मिलियन से 15 मिलियन वाले शार्ड 3। ठीक है, तो बेसिकली हमने क्या किया यहाँ पे, डेटा को स्प्लिट कर दिया इनटू मल्टीपल इंडिपेंडेंट डेटाबेसेस और शार्ड्स। और जो भी मेरा शार्ड है वो एक सेपरेट डीबी इंस्टेंस है, जिसकी अपनी सीपीयू है, रैम है, अपनी ही उसकी स्टोरेज कैपेसिटी है, अपनी उसकी क्वेरी कैपेसिटी है। और जो भी हमारे शार्ड्स हैं इन सब के डेटा को कंबाइन करके ही हमारा बनेगा ओरिजिनल डेटा सेट, या कह लो फुल डेटा सेट। जैसे यहाँ पे इन सब के डेटा को कंबाइन करोगे तभी तो सारी यूजर्स का डेटा आएगा। ठीक है, तो यही होता है हमारा शार्डिंग। बेसिकली अपने डेटा को हमने स्प्लिट कर दिया, और स्प्लिट करके एक डेटाबेस की जगह मल्टीपल इंडिपेंडेंट डेटाबेसेस में स्टोर कर दिया, एंड दो डेटाबेसेस आर कॉल्ड शार्ड। ठीक है, अब कुछ लोगों को गाइस कंफ्यूजन होता है पार्टीशनिंग से और एप्लीकेशन से जब बात आती है शार्डिंग की। थोड़ा सा वो कंफ्यूजन भी दूर कर देते हैं। तो गाइस बहुत से जो हमारे सीक्वल डेटाबेसेस होते हैं उसमें हम पार्टीशन कर सकते हैं टेबल्स में विद इन दैट डेटाबेस। मतलब जो भी आपका जो पार्टीशन होता है, मतलब पार्टीशनिंग जब हम बोलते हैं, तो जो भी आप उसमें पार्टीशंस कर रहे हो, जो भी आप स्प्लिटिंग कर रहे हो, वो उसी डेटाबेस में होगी। मतलब जो भी मेरा डेटाबेस है, मान लेते हैं आपने यहाँ पे पार्टीशनिंग करी, तो जो भी आपने पार्टीशंस बनाए वो इस डेटाबेस में ही रहेंगे, कहीं और नहीं गए। तो भाई जो आपका डेटाबेस था वो तो उतना ही रहा ना।
तो हमारी जो इनिशियल प्रॉब्लम थी जिसको हम सॉल्व करना चाह रहे थे, स्केल करना, वो तो हुआ नहीं भाई यहाँ पे, राइट? क्योंकि आपका जो स्टोरेज है जो और जो सीपीयू है, वो तो भाई अभी भी एक सिंगल मशीन में ही रहा ना। तो और शार्डिंग में क्या होता है, हम डिफरेंट मशीन्स में ले लेते हैं, राइट? 1 2 3 एंड सो ऑन, और इनको हम अलग से स्केल कर सकते हैं। भाई और स्केल करना है, और बढ़ा दो, और बढ़ा दो, और बढ़ा दो, राइट? तो ये डिफरेंट इस तरह से है पार्टीशनिंग से। अब रेप्लिकेशन से कैसे डिफरेंट है? रेप्लिकेशन में क्या होता है, जो भी आपका डेटा है उसकी आप कॉपीज बना देते हो। बेसिकली सेम डेटा को आप मल्टीपल मशीन्स में कॉपी कर देते हो, जिससे आपकी रीड स्केल हो जाती हैं, आपकी फॉल्ट टॉलरेंस के लिए आप ऐसा करते हो। मतलब ऐसे समझो, मान लेते हैं यहाँ पे ये शार्ड्स ना होते मेरे, सिंपल लेट से प्रॉपर डीबी होते इतने बड़े ही, ठीक है, ऐसे ऐसे, और उनमें एग्जैक्ट डेटा कॉपी होता। मतलब हर एक इंस्टेंस में सारे यूजर्स का डेटा होता 15 मिलियन। जैसे यहाँ स्प्लिट किया हमने, स्प्लिट नहीं किया, एग्जैक्ट कॉपी कर दिया। जबकि शार्डिंग में क्या होता है, हम डेटा को स्प्लिट करते हैं, राइट? तो ये डिफरेंस हो गया हमारा शार्डिंग का और एप्लीकेशन का, ठीक है। चलो अब देखते हैं कुछ बेसिक टर्म्स और कंपोनेंट शार्डिंग के। सबसे पहले बात करते हैं शार्ड की। जो जैसा हमने कि अभी देखा भी था, जो भी हमारा जो इंडिपेंडेंट मल्टीपल डेटाबेसेस हैं जिसमें कि हम डेटा को स्प्लिट करके स्टोर कर रहे हैं, उसको ही हम कहते हैं शार्ड, ठीक है? जैसे शार्ड 1, शार्ड 2, शार्ड 3। अब शार्ड की बात करते हैं। तो गैस जैसा अभी हमने देखा था प्रीवियस एग्जाम्पल में, जैसे जो हमारा डीबी था, हमने यूज़र आईडी के बेसिस पे हमने डेटा को स्प्लिट किया था, राइट? मैंने कहा था ना कि 0 से 5 मिलियन वाले इस शार्ट पर आ गए एंड 5 से 10 मिलियन वाले इस शार्ट पर। तो बेसिकली आप किस फील्ड के बेसिस पर डिसाइड कर रहे हो कि जो भी आपका डेटा है वो किस शार्ड में जा रहा है, वही होता है हमारा शार्ड की। फॉर एग्जाम्पल, इट कैन बी अ यूज़र आईडी और टेनेंट आईडी एंड सो ऑन। शार्ड मैप क्या होता है? गैस कुछ केसेस में हम क्या करते हैं, एक मैपिंग टेबल का यूज़ करते हैं, जो कि मैप करता है शार्ड की को शार्ड लोकेशन से। मतलब मान लेते हैं कि शार्ड की आपकी यूज़र आईडी है, लेट्स से 100। तो 100 आईडी वाला यूज़र किस शार्ड में स्टोर्ड है, उसकी बेसिकली जो मैपिंग है वो रखेगा हमारा मैपिंग टेबल, ठीक है। अभी ये आएगा इसका यूज़ केस, अभी देखेंगे आगे हम। अभी राउटर क्या होता है या फिर कोऑर्डिनेटर क्या होता है हमारा? तो गाइस, अब भाई हम जब कह रहे हैं कि हम जो डेटा है हमारा, वो अब किसी भी शार्ड में हो सकता है, राइट? मल्टीपल शार्ड्स हमारे हैं। तो ये कैसे पता चलेगा जब रिक्वेस्ट आई क्लाइंट से, तो उसको डेटा लेने के लिए किस शार्ड पे जाना है, राइट? कोई तो कंपोनेंट हमको बीच में चाहिए ना, जो डिसाइड करेगा भाई कि इस डेटा को कहाँ पे राइट करना है जब हम राइट कर रहे हैं, और फिर रीड कहाँ से करना है, राइट? तो वो डिसाइड करता है हमारा राउटर, या कह लो कोऑर्डिनेटर। बेसिकली कंपोनेंट दैट यूजेस द शार्ट की, जो भी शार्ट की हमारी रहती है, एंड रूट्स द क्वेरीज टू द करेक्ट शार्ट, ठीक है। अब क्या हो सकता है, ये आपका ऐप का कोड भी हो सकता है, मतलब जो भी आपकी मेन सर्वर है जिसका आपने कोड लिख रखा है जिसमें आपने, उसमें भी लॉजिक हो सकता है इसका। या फिर एक सेपरेट सर्विस हो सकती है अलग से, ठीक है। या फिर जो डेटाबेसेस कुछ हमारे होते हैं उनमें बिल्ट इन भी हो सकता है, लाइक मोंगो डीबी में होता है जैसे। तो ये तो बात हो गई बेसिक कंपोनेंट्स की। अब देखते हैं गाइस, जब भी हम शार्डिंग की बात करेंगे, तो हमें एक, कह सकते हो कि 2 कोर डिसीजंस हमको लेने पड़ेंगे। वो देखते हैं क्या है। अम, सबसे बड़ी बात तो भाई शार्ड की, मतलब भाई आप शार्डिंग करने जा रहे हो तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि शार्डिंग की क्या है। जैसे अभी हमने देखा ना, यूज़र आईडी था वहाँ पे। तो ये डिसाइड आपको करना पड़ेगा कि भाई शार्ड की आपकी क्या है, किस बेसिस पे आप अपने डेटा को शार्ड्स में स्प्लिट करने वाले हो, ठीक है। या यू कुड से ऑन द बेसिस ऑफ विच फील्ड, ठीक है, लाइक यूज़र आईडी है, अकाउंट आईडी है, सो ऑन। सेकेंड इज डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटजी। मतलब बेसिकली अब शार्ड की तो हमारे पास आ गई, बट अब उसकी जो वैल्यूज़ हैं हमारी, जो हमारा डेटा है, वो शार्ड्स में हम कैसे भेजने वाले हैं। मतलब जैसे अभी जो एग्जांपल हमने देखा था, हमने वहाँ पर रेंज बेस किया। मतलब 0 से 5 मिलियन वाले इसमें आ गए, 5 से 10 मिलियन आईडीज़ वाले इस शार्ड 2 में आ गए, एंड सो ऑन, ठीक है। एक तरीका ये हो गया। या फिर आप कर सकते हो कि भाई आप एक हैशिंग कर दो, मतलब जो भी आपकी यूज़र आईडी है, हैश करके उसका नंबर ऑफ शार्ड से मॉड ले लो। ये सब अभी देखेंगे आगे। या फिर डायरेक्टरी लुकअप टेबल, जो बताया था ना, मैपिंग टेबल, कि आप उसमें स्टोर कर लो कि आपका जो भी आपका लेट्स से शार्ड है, वो
कौन सा डेटा आपका स्टोर कर रहा है, मतलब जो यूज़र आपका है, विच यूज़र आईडी बिलोंग टू विच शार्ड। ठीक है, तो बेसिकली डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटजी, कैसे आप अपने जो डेटा को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो अक्रॉस द शार्ड्स। ठीक है, ये दो क्वेश्चंस आपको देखने पड़ेंगे और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी डिटेल में देखेंगे स्ट्रेटजीज को तो हम। अब इसमें से अगर कुछ भी गलत हुआ तो आपको कुछ दिक्कतें आ सकती हैं। फॉर एग्जांपल, आपके जो शार्ड्स हैं वो अनबैलेंस्ड हो सकते हैं। मतलब भाई जैसे मान लेते हैं अगर मेरे मल्टीपल शार्ड्स हैं, शार्ड्स 1 2 3, हो सकता है कि एक शार्ड में तो आपका बहुत सारा डेटा है, एक में बहुत कम है। ये भी गलत है ना भाई। हम चाहेंगे जो भी हमारा जो शार्ड्स हमने बनाए हैं वो अच्छे से यूटिलाइज हो भाई। ये थोड़ी कि सारा जो आपका ट्रैफिक है वो एक ही शार्ड पे जा रहा है, सारा डेटा आपका एक ही शार्ड में है। ऐसा नहीं होना चाहिए। हॉट शार्ड्स बन सकते हैं आपके। मतलब ऐसा हो सकता है कि जो भी आपका एक शार्ड है, आपका लेट से 95% ट्रैफिक लेट से ओवरऑल आपका उस पे जा रहा है। ये भी गलत है। और आपकी कोई ऐसी क्वेरीज आ रही हैं, मतलब एक क्वेरी आई जिसको आपको सर्व करने के लिए सारे के सारे शार्ड पे जाना पड़ रहा है। तो सोचो अगर मल्टीपल आपके शार्ड्स हैं, लेट से जैसे वन, मान लो कोई क्वेरी आई यहाँ से, ठीक है, और उसको आपको डेटा देने के लिए भाई इस पे भी हिट करना पड़ रहा है, इस पे भी हिट करना पड़ रहा है, इस पे भी। तो ऐसे भी चीज़ें आ सकते हैं, बेसिकली क्रॉस शार्ड क्वेरीज कहते हैं इनको। तो ये भी हो सकता है। तो ये कुछ दिक्कतें हैं इसमें। गाइस, जैसा अभी हमने देखा कि शार्ड की चूज़ करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है शार्डिंग में। तो देखते हैं उसके लिए हमें क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए शार्डिंग की को चूज़ करने के लिए। शार्डिंग की में गाइस हमारी कार्डिनलिटी बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। मतलब इट शुड हैव लॉट्स ऑफ यूनिक वैल्यूज़। फॉर एग्जांपल, जैसे अगर हमने यूज़र आईडी की बात की, ठीक है, तो भाई यूज़र आईडी ऑफ कोर्स यूनिक रहेंगी सारी। तो मान लेते हैं आपके मिलियन वैल्यूज़ अगर हैं, तो भाई कितनी सारी वैल्यूज़ हो गई, राइट। आप डिसाइड कर सकते हो कि अलग अलग शार्ड में कैसे आप उनके डेटा को भेज सकते हो। ठीक है, डिपेंड्स ऑन द शार्ड की। बट वहीं सोचो, अगर आपने लेट से, अगर आप इंस्टाग्राम के यूजर्स की बात कर रहे हो, तो वहाँ पे एक फील्ड है, मान लेते हैं इज़ एक्टिव। तो और मान लेते हैं वो हमारी क्या होगी, ऑफ कोर्स बूलियन। इज़ एक्टिव या तो ट्रू होगा या फॉल्स। तो अगर इसके बेसिस पे अगर आपको मान लेते हैं, अगर इस शार्ड की के बेसिस पे अगर आपको शार्डिंग करनी पड़ी, तो हद से ज़्यादा आप क्या करोगे भाई। एक शार्ड में एक्टिव वाले आ गए, एक शार्ड में नॉन एक्टिव वाले आ गए, और आप बना ही नहीं सकते। तो दिस इज़ वेरी बैड। अभी एग्जांपल्स देखेंगे आगे अच्छे से, टोन पर ही अगर अभी समझ नहीं आ रहा है तो। बट अभी समझ सकते हैं कि हमें ऐसी शार्ट की चूज़ करनी चाहिए जिसके साथ हम बहुत सारी यूनिक वैल्यूज़ हों जिसमें। ठीक है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। इससे क्या मतलब है, मतलब शार्ट की क्या क्या होना चाहिए हमारा, जो भी फिर जो रोज़ हमारी हैं उसकी हेल्प से, शार्ट की हेल्प से ऑलमोस्ट कह सकते हो इवनली शार्ट्स के पास वो डिस्ट्रीब्यूट हो। मतलब अगर सोचो कोई एग्जांपल अगर मैं आपको दूं जिसमें यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, ठीक है, मान लेते हैं आपने कंट्री के बेसिस पे कर दिया। ठीक है, आप सोच लो कि आपके 90% जो यूज़र्स हैं आपके, वो इंडिया से ही हैं। मतलब मान लो कंट्री के बेस पे लेट से आपने 5 स्टार्स बना दिए। अगर मैं अभी 5 कंट्रीज़ की बात करूं, तो आपके 90% जो आपके यूज़र्स हैं वो हो सकता है सिर्फ इंडिया से हों। तो आपके एक शार्ड में 90% ऑफ द डेटा आ जाएगा, और बाकी शार्ड में कितना कम होगा। तो वो यूनिफॉर्म है क्या? नहीं है, राइट। हम चाहेंगे कि जो हमारा जो शार्ड्स हैं वो सब में इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो डेटा। ठीक है, ट्रैफिक भी हमारा इवनली जाए बेसिकली। तो इसी को हम कहते हैं यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, यूनिफॉर्म आपका क्या होगा, जैसे हमने अगर आईडी पे किया होता तो वो हमारा यूनिफॉर्म हो सकता था। ठीक है, बट कंट्री के बेसिस पे नहीं है यूनिफॉर्म। ठीक है, स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी से क्या मतलब है कि हमारी बहुत ज़्यादा जल्दी चेंज नहीं होनी चाहिए। मतलब भाई सोचो अगर आप ईमेल को बना दो शार्ट की, ठीक है, स्टार्टिंग में आपको लगेगा कि हाँ यार, ईमेल तो यूनिक हो सकता है, बना देता हूँ उससे। बट नहीं, अगर सोचो आपने ईमेल के बेस पे शार्ट की बना दी, और यूज़र्स ने आपके जो भी आपको उनका ईमेल है उसको चेंज कर दिया। ऑफकोर्स कर सकते हैं भाई, मान लेते हैं। तो क्या होगा, जो भी यूज़र है आपको, हो सकता है आपको डिफरेंट शार्ड में मूव करना पड़ जाए। तो वो भी दिक्कत है। तो की जो होनी चाहिए वो हमारी स्टेबल होनी चाहिए, ज़्यादा जल्दी चेंज ना हो। मैचेस क्वेरी पैटर्न्स, मतलब कई ऐसा होना चाहिए जो भी आपकी जो मोस्ट फ्रिक्वेंट क्वेरीज हैं, ठीक है, वो ऐसा होना चाहिए कि एक ही शार्ट पे हिट करें। मतलब अगर मैं आपको एग्जांपल दिखाऊं, मान लेते हैं यहाँ से क्वेरी आ रही है क्लाइंट से, ठीक है, अगर वो क्वेरी एक सिंगल शार्ट पे जा रही है तो सब कुछ मेरा ठीक रहेगा। मान लेते हैं उसने कहा भाई गेट यूज़र पोस्ट,
लेट्स से, ठीक है, इंस्टाग्राम की बात कर रहा हूँ एग्जाम्पल अगर, तो सिंपली यहाँ से डेटा दे देगा, ठीक है, सिंगल शार्ड मतलब सिंगल डीबी पे वो कॉल कर रहा है, ठीक है। बट सोचो अगर आपका क्वेरी पैटर्न ऐसा है कि आपको एक क्वेरी के लिए आपको मल्टीपल डीबीज पे जाना पड़ रहा है, इस पे भी, इस पे भी, इस पे भी, तो कितना स्लो होगा, ठीक है, मतलब दिक्कतें आएंगी वहाँ पे हमें। तो इस वजह से हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जो भी हमारा जो हम शार्ट की बनाई है उसको ऐसे बनाना चाहिए कि जिससे हमारी क्वेरी जो पैटर्न्स है उनको मैच कर जाए। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने बताया, अगर लेट्स से मैं अमेज़ॉन का एग्जांपल लूँ, तो अगर आया मेरा गेट ऑल ऑर्डर्स फॉर दिस यूज़र, तो अगर आपने यूज़र आईडी के बेस पे शार्ट कर रखा है, ठीक है, तो आपको हो सकता है आपको शार्ट वन में ही सारा डेटा मिल जाएगा, ठीक है। तो क्वेरीज दैट गोज टू ऑल शार्ड बिकम एक्सपेंसिव, जिस क्वेरी को भाई सारे शार्ड में जाना पड़ रहा है तो ऑफकोर्स एक्सपेंसिव तो होगी ना, वो सब डीबी पे जा रही है तो ये तो हो गया हमारे फैक्टर्स जो हम कंसिडर करते हैं शार्ट की चूज़ करने के टाइम पर। चलो अब देख लेते हैं कुछ एग्जांपल्स गुड शार्ट की के और बैड शार्ट की के। तो वही कॉन्सेप्ट्स यहाँ पे जो भी समझाए मैंने वो यूज़ होंगे। तो सबसे पहले देखते हैं भाई एग्जांपल गुड शार्ट की का। वही जो अभी पहले हमने देखा भी था, मान लेते हैं भाई डीबी है हमारा एक सिंगल जो ओरिजिनल था पहले, अगर उसको हमें स्प्लिट करना है तो मान लेते हैं यूज़र्स हमारे हैं लेट से 15 मिलियन। अगर आप यूज़र आईडी के बेसिस पे करते हो तो आप अच्छे से इसको डिस्ट्रीब्यूट कर पाओगे डेटा को इस शार्ड की के बेसिस पे। फॉर एग्जांपल शार्ड वन में आपने 0 से 5 मिलियन के डाल दिए, शार्ड टू में 5 से 10 मिलियन के डाल दिए, एंड सो ऑन, ठीक है। तो देखा यहाँ पे यूज़र आईडी आपकी हो गई, आपके लॉट्स ऑफ यूनिक वैल्यूज़ हो गए, आपके यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, एंड सो ऑन। तो ये हमारी गुड शार्ट की है, कह सकते हो यूज़र आईडी, ठीक है। अब देखते हैं भाई बैड शार्ट की का एग्जांपल, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो भाई अगर मान लो आपने ले लिया इज़ एक्टिव, ठीक है, इंस्टाग्राम का यूज़र है, इज़ एक्टिव ले लिया आपने, तो भाई ओनली टू पॉसिबल वैल्यूज़ हैं, राइट, ट्रू और फॉल्स, ठीक है। दो वैल्यूज़ हैं, मतलब आप यहाँ पे सिर्फ दो ही शार्ट बना सकते हो भाई, तो पॉइंट ही क्या रह गया भाई। जब हम स्केलिंग कर रहे हैं तो भाई एक की जगह आपने बस दो ले लिए यहाँ पे, बट क्या दो दो डेटाबेसेस से आपका काम पूरा हो जाएगा? नहीं, राइट। अगर आप बहुत ज़्यादा स्केल कर रहे हो तो हो सकता है भाई आपको और भी शार्ट यूज़ करने पड़े, राइट, 3 4 5 6 एंड सो ऑन। तो क्योंकि यहाँ पर सिर्फ दो ही शार्ट्स पॉसिबल हैं, क्योंकि भाई जो एक्टिव है मान लो वो शार्ट वन में आ गए और नॉन एक्टिव वाले शार्ट टू में आ गए, तो भाई दिस इज़ अ वेरी बैड शार्ट की। तो ऐसा नहीं होना चाहिए हमारा, क्यों- क्योंकि इसमें हमारी कार्डिनलिटी नहीं है, इसमें यूनिक वैल्यूज़ नहीं है, राइट, क्योंकि सिर्फ दो ही वैल्यू हो सकती हैं। अगर आपके 1 मिलियन यूज़र्स भी हैं तब भी उसकी इज एक्टिव की वैल्यू सिर्फ दो ही होंगी, या तो फॉल्स या ट्रू, ठीक है। चलो अब देखते हैं एक और एग्जांपल बैड शार्ट की का। मान लेते हैं हमने कंट्री कोड को बनाया शार्ट की, ठीक है, और ऐसी सिचुएशन है हमारी कि कुछ जो आपकी एप्लीकेशन है, मान लेते हैं कोई भी आपका इंडियन कोई स्टार्टअप है जिसके बहुत कम यूज़र्स आपके बाहर के हैं, तो आपके 80% यूज़र्स जो हैं आपके वो इंडिया के ही हैं मान लेते हैं, ठीक है। तो अब क्या होगा भाई, तो जो आपके 80% जो ट्रैफिक है आपका वो सिर्फ एक शार्ड में जाएगा, क्योंकि आपने कंट्री के बेसिस पे आपने किया था, ठीक है। और लेट्स से किसी और कंट्री में आपका 5% ट्रैफिक है और देन किसी और कंट्री में 10%, ठीक है। तो कितना ख़राब हो गया देखो ये। मान लेते हैं और कंट्रीज भी हो सकती हैं यहाँ मल्टीपल, बट अगर आपका जो मेन जो ट्रैफिक है 80%, राइट, वो आपका मेजोरिटी ऑफ द ट्रैफिक आपका एक ही शार्ड में जा रहा है, तो डिस्ट्रीब्यूशन कितना अनइवन हो गया, राइट। इसमें बहुत सारी रिसोर्सेज लगेंगी, इसमें बहुत कम लगेंगी, इसमें बहुत ज़्यादा डेटा होगा, इसमें बहुत कम होगा। तो दिस इज़ ऑल्सो बैड, ठीक है। आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा गुड शार्ट की और बैड शार्ट की में। तो अब नेक्स्ट जो हमने देखा जैसे कि स्ट्रैटेजीज हमारी क्या क्या हो सकती हैं भाई, हमने शार्ट की अगर हमने चूज़ कर ली मान लेते हैं, तो अब हमें देखना है कि जो भी हमारा डेटा है उस शार्ट की के बेसिस पे हम किस शार्ट में भेजेंगे वो हम कैसे डिसाइड करेंगे। भाई शार्ट की चूज़ कर लिए मान लेते हैं यूज़र आईडी, ठीक है, तो अब मैं उस यूज़र आईडी के बेसिस पर किस शार्ट में जाऊंगा, ठीक है, वही होगी मेरी स्ट्रैटेजी, ठीक है। तो मेन कुछ इसके पैटर्न्स हैं वो देख लेते हैं। एक है हमारा रेंज बेस्ड शार्डिंग जो कि अभी तक हम देखते आ रहे थे, अभी समझाऊंगा फिर से। हैश शार्डिंग, और सबसे कॉमन कह सकते हो कि हमारा हैश शार्डिंग यूज़ होता है, अभी हम देखेंगे आगे ऐसा क्यों है। फिर आता है हमारा डायरेक्टरी शार्डिंग, उसके बाद आता है हमारा जियो शार्डिंग। सबसे पहले देखते हैं रेंज बेस्ड शार्डिंग, और अभी तक हम यही देखते आ रहे थे मोस्टली।
तो बेसिकली इसमें क्या होता है, मान लेते हैं हमारा जो डीबी है उसमें यूज़र्स हैं आपके, और आपने यूज़र आईडी की रेंज के बेसिस पे कर दिया। मतलब 0 से 5 मिलियन की जो रेंज थी वो शार्ड 1 में डाल दिए, 5 से 10 मिलियन शार्ड 2 में डाल दिए, एंड सो ऑन। तो इसमें अगर देखो गाइस तो बहुत सिंपल सा रहा, मतलब रेंज के बेस पे आपने कर दिया, तो काफ़ी सिंपल है। और जो भी आपकी रेंज क्वेरीज है उसके हिसाब से काफ़ी अच्छा है। मतलब अगर रेंज क्वेरीज का मतलब है कि लेट्स से आपने मान लो आपको यूज़र्स के ऑर्डर्स फाइंड करने हैं, लेट्स से अगर अमेजोन का एग्जांपल लूँ, गेट ऑल ऑर्डर्स बिटवीन ऑर्डर आईडी 3 मिलियन एंड 4 मिलियन, तो आपको यहाँ पे उस रेंज में मिल गए आपके ऑर्डर्स। ठीक है, बहुत हाई चांस है कि आपके वहाँ पे एक सिंगल शार्ट में मिल गए सारे यूजर्स, आपने वहाँ से डेटा को फैच करके क्लाइंट को दे दिया। ठीक है, और या फिर अगर टाइम के बेसिस पे अगर आप कर रहे हो, लेट्स से अगर डेट के बेसिस पे, तो मान लें लॉग्स हैं हमारे, तो भाई 1 से 3 अप्रैल के दे दो, तो वो भी आपको सकता है मिल जाए एक शार्ट में। तो ठीक है, इट लुक सिंपल, और फ़ायदे भी हैं इसके, बट इसमें कुछ दिक्कतें भी हैं। वो दिक्कतें क्या हैं? कई जो रियल ट्रैफिक हमारा होता है वो रियरली ही यूनिफॉर्म होता है रेंज के बेसिस पे। फॉर एग्जांपल, मान लेते हैं मैं बात करता हूँ अगर टाइम बेस्ड रेंजेस की, जिसमें लेट्स से कोई फील्ड आपकी है क्रिएटेड एट, अगर आप यूज़र्स की बात करते हो कब वो यूज़र क्रिएट हुआ, तो मोस्ट केसेस में क्या होगा, जो भी आपके नए यूज़र्स होते हैं वो ज़्यादा एक्टिव होंगे कंपेयर टू ओल्ड वन। तो उसमें क्या होगा कि जो भी आपके शार्ड्स हैं जिसमें आपका नए यूज़र्स हैं उन पर ज़्यादा ट्रैफिक आएगा और ओल्ड पे कम आएगा, तो भाई वो यूनिफॉर्म तो नहीं रहा। और ज़्यादा सिंपल अगर एग्जांपल समझाऊँ आपको, मान लेते हैं आपकी यूज़र की पोस्ट का डीबी है, या मान लेते हैं अमेज़ॉन के ऑर्डर्स का डीबी है जो ऑर्डर का डेटा स्टोर कर रहा है, और उसमें एक फील्ड है क्रिएटेड एट, कब वो ऑर्डर क्रिएट हुआ। तो उसमें क्या होगा, मान लेते हैं शार्ड 1 मेरा है जो कि मेरा रेंज बेस है, राइट। तो 2021 से 2 तक, मतलब 2021 से 2022 तक का जो डेटा है वो शार्ड 1 में है, 23 से 24 का डेटा मेरा शार्ड 2 में है, और 25 से आए के 26 के जो लेटेस्ट है हमारा वो शार्ड 3 में है। ठीक है, तो अब सोचो अगर आप यूज़र हो तो आप अपने लेटेस्ट ऑर्डर्स को ज़्यादा देखोगे या ओल्ड वालों को देखोगे 2 साल पहले के? सोचो। ऑफ कोर्स जो आपका जो डाटा ट्रैफिक है वो लेटेस्ट ऑर्डर्स पर ज़्यादा आएगा, इन पे बहुत कम आएगा, राइट। भाई मान लेते हैं मैंने कोई ऑर्डर कल किया, लेटेस्ट है, तो उसको ट्रैक करने के लिए, लेट्स से इनवॉइस देखने के लिए, डिटेल्स देखने के लिए बहुत ज़्यादा हाई चांसेस है कि मैं अभी वो देखूंगा ऑर्डर। ये थोड़ी जो 2 साल पहले का ऑर्डर है उसको देखने बैठूंगा, राइट। तो रेंज बेस में जो है ऐसी दिक्कतें आ सकती हैं, यूनिफॉर्मिटी कम हो गई हमारी, राइट। बट ऐसा नहीं है ये बिल्कुल बेकार है, ये कब काम अच्छे से कर सकता है रेंज बेस, जहाँ पे मान लेते हैं हमारे मल्टी टेनेंट सास बेस्ड है, मतलब जहाँ पे आप मैनुअली असाइन कर सकते हो रेंजेस पर कस्टमर। मतलब आपके कस्टमर्स अगर हैं, मान लेते हैं कि मैंने कहा अगर कोई टेनेंट ए है, तो आपने मैनुअली उसकी असाइन कर दी कि भाई इसकी आईडीज़ 1 से 1 मिलियन तक की होगी, बी की जो है वो इससे 1 मिलियन से 2 मिलियन तक की होंगी। ठीक है, तो हर एक टेनेंट के जो हमारा जो रहेगा वो अपनी ही रेंज में रहेगा। तो यहाँ से यूनिफॉर्मिटी आ गई, जब आप खुद से असाइन कर रहे हो, आप एक रेंज बना रहे हो बैलेंस। ठीक है, चलो भाई ये तो बात हो गई रेंज बेस की। अब देख लेते हैं हैश बेस्ड शार्डिंग, और ये सबसे ज़्यादा कॉमन है इंडस्ट्री में, सबसे ज़्यादा यही यूज़ होती है। ठीक है, अब जैसा इसका नाम बता रहा है हैश बेस्ड, तो इसमें हम क्या करते हैं कि जो भी हमारा आपने शार्ड की चूज़ की है, लेट्स से यूज़र आईडी की है अगर, तो उसको आप हैश फंक्शन में अप्लाई करोगे उस पर, बेसिकली उस की पे जो आपने शार्ड की आपकी है, लेट्स से यूज़र आईडी, उस पर आप हैश फंक्शन अप्लाई करोगे और मॉड कर दोगे उसका नंबर ऑफ शार्ड से। ठीक है, फॉर एग्जांपल मान लेते हैं भाई आपके जो आपके शार्ड्स थे लेट्स से 3 थे, तो और शार्ड की आपकी है यूज़र, तो जब आप उसका हैश करोगे, अब हैश करने के बाद जो भी उस कुछ भी वैल्यू आए मान लेते हैं, अगर आप 3 से उसका मॉड कर रहे हो, तो भाई ऑफ कोर्स अगर आप देखो मॉड करने के बाद जो वैल्यूज़ हमारी आती हैं वो या तो ज़ीरो होगी या 1 होगी या 2 होगी, राइट। ये 3 वैल्यूज़ पॉसिबल है। तो भाई अब क्या होगा इस केस में, अगर मान लेते हैं हैश करके मॉड करने के बाद जो मेरी वैल्यू है वो ज़ीरो आई, तो वो शार्ड 1 पे जाएंगे, 1 आई तो शार्ड 2 पे, और 2 आई तो शार्ड 3 पे। ठीक है, इस तरह से आपकी राउटिंग हो जाएगी। फिर से देखते हैं भाई, मेरी शार्ड की है यूज़र आईडी, उसका मैंने हैश किया, और बाद में जो भी वैल्यू मेरी आई हैश करके उसका मैंने मॉड कर दिया नंबर ऑफ शार्ड्स से। ठीक है, नंबर ऑफ शार्ड्स मेरे 3 हैं,
तो क्या होगा, जो मेरे जो मॉड करके वैल्यूज़ आएंगी वो ज़ीरो आएगी या फिर वन आएगी या फिर टू। ठीक है, अगर वैल्यू मेरी ज़ीरो आई है तो मैं शार्ट वन पे राउट कर दूंगा, वन आई है तो शार्ट टू पे, टू आई है तो शार्ट थ्री पे। ठीक है, यही होती है हमारी हैश बेस्ड शार्डिंग। ठीक है, अब इससे हमारे फ़ायदे क्या क्या हुए। ठीक है, वेरी गुड एट स्प्रेडिंग लोड इवनली। अब इससे हमारा लोड जो है बहुत इवनली स्प्रेड हो गया। ठीक है, मतलब क्योंकि मॉड हम कर रहे हैं हर बार, देखो एक तो हैश कर रहा है वैल्यूज़ को हमारा। ठीक है, उसके बाद हम मॉड कर रहे हैं और पॉसिबल वैल्यूज़ हमारी क्या है, जीरो वन टू। तो इवनली अच्छे से जो है शार्ट्स पे हमारी वैल्यूज़ डिस्ट्रीब्यूट हो सकती हैं इससे। ठीक है, वेरी गुड। एंड जो नए यूजर्स मेरे आ रहे हैं वो अच्छे से स्कैटर्ड हो सकते हैं अक्रॉस ऑल शार्ड। भाई मतलब जो नए यूज़र मेरे आएंगे उसमें सेम चीज़ हम करेंगे, राइट। मतलब ऐसा नहीं है कि नए यूज़र मेरे एक ही शार्ड में जाएंगे, क्योंकि भाई मॉड करके तो हमारा जीरो भी आ सकता है, वन भी आ सकता है, टू भी आ सकता है। तो वो किसी भी शार्ड पे जा सकते हैं। ठीक है, तो अच्छे से स्कैटर्ड हो गए हमारे। ये इसके फ़ायदे थे। अब इसमें दिक्कत क्या है फिर। ठीक है, दिक्कत इसमें ये है कि देखते हैं आओ, मान लेते हैं अगर आप लेट्स से इफ़ यू गो फ्रॉम थ्री टू फोर शार्ट्स, मतलब मान लेते हैं अगर आपका जो लोड है वो बढ़ गया और ज़्यादा, नंबर ऑफ यूज़र्स और बढ़ गया आपके नंबर ऑफ़ यूज़र्स, तो क्या होगा। भाई आपके जो तीन शार्ट्स हैं लेट्स से वो पूरे नहीं पड़ रहे, आपको ज़रूरत है अब एक और शार्ट को ऐड करने की यहाँ पे, लेट्स से नंबर ऑफ़ शार्ट्स को फोर करने की। तो भाई अब जो थ्री था आपका ये, अब तो नंबर ऑफ़ शार्ट्स था तो ये फोर बन जाएगा हमारा। अब जो हर बार आप मॉड करोगे वो फोर से करोगे, तो भाई पूरा लॉजिक ही चेंज हो गया आपका। बताता हूँ, मान लेते हैं कि भाई आपको हैश करके आपके आई थी वैल्यू, जस्ट टेक एन एग्जांपल, हैश करके मान लेते हैं आपकी वैल्यू आई थी पहले नाइन। ठीक है, पहले जब आपके थ्री शार्ट्स थे। ठीक है, तो आपके जो यूज़र थे आपके, अगर आप नाइन का मॉड करोगे थ्री से क्या आएगा, ज़ीरो, राइट। तो अब जो भी आपके जीरो जीरो से क्या होगा, तो जो आपका यूज़र था उसका डेटा आपका शार्ड वन में गया, करेक्ट। जब राइट हुआ तो मतलब जो आपका यूज़र था उसका डेटा शार्ड वन में है। ठीक है, बट अब मान लेते हैं आपने जैसे नंबर ऑफ शार्ड्स बढ़ा दिए। ठीक है, राइट उसका यहाँ हो चुका है, बढ़ा के आपने फोर कर दिए, तो अब मॉड फोर से होगा, बट हैश फंक्शन तो वही है भाई। तो अब हैश फंक्शन नाइन होगा, जब मेरा नाइन वैल्यू वो देगा, अब नाइन का मॉड आप फोर से करो तो क्या आएगा, वन आएगा। तो अब जब वो रीड करने के लिए जाएगा तो उसको डेटा शार्ट टू में जाएगा वो, राइट। और शार्ट टू में डेटा मिलेगा ही नहीं। क्यों नहीं मिलेगा, वो तो शार्ट वन में था ओरिजिनली। फिर से देखें, तो जब मेरे तीन शार्ट्स थे तो मॉडुलो थ्री से हुआ मेरा। तो मेरा अगर मॉडुलो में नाइन की मैंने मॉड करी थ्री से, नाइन मेरा क्या था, हैश फंक्शन से तो वैल्यू आई, तो डेटा मेरा राइट हुआ किस पे, शार्ट वन में। ठीक है, मान लेते हैं यूज़र का लेट्स से पोस्ट। ठीक है, अब जब मान लेते हैं आपने और स्केल किया, शार्ट्स आपने फोर कर दिए तो मॉडुलो आपने फोर से किया। अब जब यहाँ पे हैश फंक्शन अप्लाई होगा वो तो नाइन वैल्यू देगा। अब आप मॉड फोर करोगे तो नाइन मॉड फोर आएगा मेरा वन। तो अब जब वो रीड करने जाएगा सेम यूज़र का डेटा, तो वो जाएगा शार्ट टू पे, राइट, क्योंकि वन इस पे था और वो डेटा उसको मिलेगा ही नहीं भाई, क्योंकि डेटा तो मेरा शार्ट वन पे था, क्योंकि राइट मेरा वो पहले हुआ था। तो बेसिकली जब भी मैं थ्री से फोर शार्ट्स पे जाऊंगा, या अगर शार्ट्स को कम भी मैंने किया मान लो, तो मुझे ऑलमोस्ट एवरी की जो मेरी है उसको मुझे फिर से मैप मैप करना पड़ेगा डिफरेंट शार्ट पे। समझ गए, मतलब मुझे ऐसा मैप करना पड़ेगा कि भाई इस पे मत जा, जो पुरानी की जो मेरी है तू वन पे जा, उसका डेटा वहाँ है, या फिर भाई डेटा को यहाँ ट्रांसफ़र करो। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा आपका डेटा का रीशफलिंग हो रही है। ठीक है, ये इसकी दिक्कत है, और ना कॉस्ट, ये बहुत बड़ी दिक्कत है, राइट। तो इसको कैसे सॉल्व किया, भाई इतना कॉमन ये है अगर मेथड, तो इस दिक्कत को सॉल्व किया होगा ना हमने। यहाँ आता है हमारा कंसिस्टेंट हैशिंग पिक्चर में। ठीक है, कंसिस्टेंट हैशिंग को गाइज हम एक डेडिकेटेड बनाऊंगा वीडियो में इस पे, आप बताना कमेंट्स में अगर आपको चाहिए तो। एक हाई लेवल ओवरव्यू बता देता हूँ आपको मैं इसमें क्या होता है कंसिस्टेंट हैशिंग में। तो गाइज जैसे यहाँ पे हमने सिंपल मॉड किया, राइट, मॉड थ्री हमने किया, तो इंस्टेड ऑफ दिस कंसिस्टेंट हैशिंग में क्या करते हैं हम लोग, मैप करते हैं शार्ड आईडीज़ को एंड कीज़ को। मतलब बेसिकली एक रिंग बनाते हैं लॉजिकल, जिस पे हम मैप करते हैं जो भी हमारी शार्ड की आईडीज़ होती हैं, लाइक वन टू थ्री, और जो हमारी कीज़ हैं लेट्स से जो आएगी वहाँ पे, उसके अकॉर्डिंगली वहाँ पे हम जो डिसाइड करते हैं किस शार्ट पे हमारी जाएगी। मैं बहुत डिटेल में भी नहीं जा रहा हूँ, इतना समझ लो इन शॉर्ट
कि कंसिस्टेंट हैशिंग से जब भी आप शार्ड को ऐड या फिर रिमूव करोगे, लाइक 3 से 4 करोगे या 5 करोगे या कम करोगे, तो जो आपका जो कीज जो मूव होंगी वो बहुत ज़्यादा कम होंगी। ठीक है, समझ गए? ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड यहाँ पे टर्म्स लग सकती हैं आपको अभी, बट जब नेक्स्ट वीडियो में हम अच्छे से देखेंगे कंसिस्टेंट हैशिंग तो आपको बहुत सही तरह से समझ में आ जाएगा। अभी इतना समझ लो कि भाई हैश बेस्ड शार्डिंग में मेरा क्या होता है। मैं हैश करता हूँ, जो मेरी शार्ड की है उसका मॉड करता हूँ अगर कंसिस्टेंट हैशिंग का यूज़ ना करूँ। ठीक है, बट जब कंसिस्टेंट हैशिंग का यूज़ करते हैं हम, तो उसमें डायरेक्टली हम यहाँ पे ऐसे मॉडुलो नहीं करते हैं। हम क्या करते हैं, एक वर्चुअल रिंग बनाते हैं जिस पे हम शार्ड आईडीज को और कीज को पॉइंट करते हैं, जिससे क्या होता है हमारा, अभी कैसे होता है उस पर मत जाओ, अलग से देखेंगे। इतना समझो, उससे जो हमारा ये रीशफलिंग होती है हमारी, वो हमारी बहुत कम हो जाती है, बहुत कम हो जाती है। ठीक है, तो इंटरव्यू में अगर आपसे पूछा जाता है कभी इसके बारे में, तो आप कह सकते हो कि अगर आप बात आती है कि भाई आप कौन सी स्ट्रेटेजी को यूज़ करोगे शार्डिंग में। ठीक है, तो वैसे तो एक्सपेक्टेड आंसर मोस्टली यही होता है हैश बेस्ड शार्डिंग का, ये बहुत कॉमन है ये। तो आप कह सकते हो कि भाई वी विल यूज हैश बेस्ड शार्डिंग विद कंसिस्टेंट हैशिंग सो दैट व्हेन वी ऐड शार्ड्स ओनली अ फ्रैक्शन ऑफ कीज नीड्स टू मूव। ठीक है, वही कि भाई मैं हैश बेस्ड शार्डिंग का यूज़ करूँगा विद कंसिस्टेंट हैशिंग, जिससे जब मेरे शार्ड्स को मैं ऐड करूँगा और ज़्यादा शार्ड्स को, एज वी स्केल मोर, मेरी बहुत कम जो कीज़ हैं उनको मूव करना पड़ेगा। ठीक है, समझ आ गया? चलो, अब नेक्स्ट पर आते हैं। नेक्स्ट है गाइस मेरा डायरेक्टरी शार्डिंग। मतलब अब इसमें जैसे इसका नाम भी बता रहा है, एक डायरेक्टरी का यूज़ होता है, या फिर कह लो हम एक यहाँ पे मैपिंग टेबल का यूज़ करते हैं, जो कि हमें बताता है कि जो भी मेरी शार्ड की आपने चूज़ की है, मान लेते हैं यूज़र आईडी, वो मेरी किस शार्ड में है। मतलब भाई अगर मान लेते हैं ये मेरा मैपिंग टेबल है और 3 शार्ड्स मेरे हैं, तो भाई जैसे यूज़र आईडी 42 वाला मेरा शार्ड 1 पे है मान लेते हैं, 99 वाला मेरा शार्ड 2 पे, एंड सो ऑन। बेसिकली एक मैप है आपके पास कि मेरा ये यूज़र किस शार्ड पे है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे बेसिकली जब रिक्वेस्ट मेरी आएगी क्लाइंट से सर्वर के पास, तो वो पहले जाएगा मेरा मैपिंग टेबल में, चेक करेगा भाई जी मेरा जो यूज़र है, जिसकी रिक्वेस्ट आई है मेरी जिस यूज़र पे, तो वो आईडी मेरी जो है वो किस शार्ट पे है वो यूज़र, वहाँ से डेटा लेके वो वापस क्लाइंट को रिटर्न कर देगा। ठीक है, अब इसके फ़ायदे क्या हैं? दिस बिकम सुपर फ्लेक्सिबल। मतलब ऐसा सोचो भाई, अगर मेरा कोई एक ऐसा यूज़र है कि बहुत हैवी यूज़र है मान लेते हैं। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल मान लेते हैं अगर इंस्टाग्राम की बात करें, तो लेट्स से विराट कोहली है। ठीक है, तो भाई जो उसकी मान लेते हैं इंस्टाग्राम की अगर पोस्ट है, तो उस पर कितनी ज़्यादा ज़्यादा एक्टिविटीज़ होती होंगी, कितना ट्रैफिक आता होगा, राइट? कितने ज़्यादा लोग देखते होंगे, लाइक्स कमेंट्स, राइट, कंपेयर टू अदर यूज़र्स। ठीक है, तो आप ऐसा कर सकते हो भाई कि कुछ उन यूज़र्स को, उस टाइप के यूज़र्स को आप एक डेडिकेटेड शार्ट दे सकते हो। मतलब हैवी यूज़र को डेडिकेटेड शार्ट दे दो कि ये इस टाइप के यूज़र्स के लिए है, जस्ट बाय अपडेटिंग डायरेक्टरी, मतलब मैपिंग में। और उसके बाद अकॉर्डिंगली आप जो है जो शार्ड आपने चूज़ किया, मान लो ये आपका था वो शार्ड, तो इसकी रिसोर्सेज को आप बढ़ा सकते हो। ठीक है, यू कैन मैनुअली रीबैलेंस स्पेसिफिक कीज और रेंजेस। ऑफकोर्स भाई मैनुअली आप सब कुछ चेंज कर सकते हो। अगर मैं चाहता हूँ भाई कि लेट्स से यूज़र 99 को शार्ड 2 से शार्ड 3 पे करना, आप मैनुअली अपडेट कर दो उस की को। ठीक है, तो फ्लेक्सिबिलिटी है इसमें। बट अब इसमें दिक्कतें क्या हैं भाई, वो देख लेते हैं। एवरी रिक्वेस्ट नीड्स एन एक्स्ट्रा लुकअप। मतलब आप देखो हर एक रिक्वेस्ट के लिए सर्वर को मैपिंग टेबल पे चेक करना पड़ेगा कि भाई मेरा ये यूज़र किस शार्ड पे है। तो एक एक्स्ट्रा लेटेंसी ऐड हो गई वहाँ पे। ठीक है, थोड़ा स्लो हो जाएगा। एंड डायरेक्टरी बिकम्स अ क्रिटिकल डिपेंडेंसी एज वेल। मतलब जो भी मेरी मैपिंग टेबल है भैया, उस पर डिपेंडेंसी हो गई इसकी सर्वर की, राइट? अब सोचो अगर यही मेरा डाउन हो जाए, तो ये मेरा पोटेंशियल सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर है। अगर ये मेरा डाउन हो गया, ठीक है, तो भाई हमारा सर्वर रिक्वेस्ट को सर्व ही नहीं कर सकता। मतलब मान लो भाई क्लाइंट से रिक्वेस्ट आई, ठीक है, अब सर्वर को देखना पड़ेगा भाई पहले कि भाई ये यूज़र मेरा किस शार्ट पर है, मतलब इसका डेटा। अब यही अगर डाउन पड़ा है तो आगे बढ़ नहीं सकता भाई वो। ठीक है, तो ये दिक्कत आ गई। तो इसके लिए हमको इसको सॉल्व करने के लिए इसके लिए क्या करना पड़ेगा हमको, इसको रेप्लिकेट करना पड़ेगा।
में कैशिंग करनी पड़ सकती है, एच ए मतलब हाई अवेलेबिलिटी। तो बहुत चीज़ें हमें इसमें करनी पड़ेंगी। ठीक है, तो अपने ही इसके और ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ गई, राइट। तो ये दिक्कतें हैं, बट इसकी यूजेज क्या है, ठीक है। ये तब यूज़ होता है जो आपके कुछ स्पेशल केसेस हैं, जैसे मैंने बताया था ना, हाई वॉल्यूम आपके अगर टैलेंट्स हैं, मतलब हैवी यूज़र्स अगर आपके हैं, जिसको आपको फाइन ग्रेन कंट्रोल चाहिए, जैसे मैंने बताया ना विराट कोहली वाला एग्जांपल, डेडिकेटेड शार्ट में डाल दिया, और आप चाह रहे हो कि उन शार्ट को अलग से आप उनके रिसोर्सेज को बढ़ा दो, सो ऑन। तो जब इंटरव्यूज़ की हम बात करते हैं, तो ये डायरेक्टरी बेस्ड जो शार्डिंग है, ये बहुत रेयरली आप यूज़ करोगे, क्योंकि इसमें कॉम्प्लेक्सिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं। मोस्ट कॉमन हमारा वही होगा, हैश बेस्ड शार्डिंग। ठीक है, अब बात करते हैं जियो शार्डिंग की। तो आई नो मैंने आपको वो कंट्री वाला बताया था थोड़ा सा और उसमें क्या दिक्कतें थी, बट सोचो अगर आपका ट्रैफिक कुछ ऐसा है, आपका यूज़ केस कुछ ऐसा है कि आपका इवेनली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है ऑन द बेसिस ऑफ रीजन्स। ठीक है, मतलब ऑलमोस्ट आपके इक्वल ट्रैफिक आपका इंडिया, यूरोप और यूएस में है, तो आप रीजन के बेस पे कर दो स्प्लिट। ठीक है, अब देखो क्या होगा फिर इसमें, जियो शार्डिंग हम इसको बोलते हैं। जैसे आपका इंडिया है तो वो शार्ट वन में आ गया आपका मुंबई, यूरोप का शार्ट टू में, एंड यूएस का शार्ट थ्री में। तो रीजन के बेस पे आपने शार्टिंग कर दी। अब इसमें पहले प्रोज देख लेते हैं, इसके फ़ायदे क्या क्या हैं। तो भाई जो भी आपके यूज़र्स हैं वो हिट करेंगे नियर डेटा सेंटर। ठीक है, ऑफ कोर्स। देन फ्यूअर क्रॉस रीजन राइट्स, मतलब भाई ऐसा बहुत कम होगा, किसी आपकी यूज़र की रिक्वेस्ट आ रही है, मान लेते हैं कोई इंडिया का यूज़र है, तो ऐसा तो चांसेस आई थिंक बहुत कम है कि वो यूरोप वाले शार्ट पर राइट करने के लिए जाएगा। मतलब क्रॉस रीजन राइट होने के चांसेस बहुत कम है इन अ सिंगल रिक्वेस्ट। ठीक है, कि जो ज़्यादा डेटा उसका उसका रहेगा वो इसी शार्ट में रहेगा। ठीक है, बस दिक्कतें इसमें क्या है, अगर कुछ डेटा जो आपकी क्वेरीज हैं डेटा फैच करने की, वो ग्लोबल है, मतलब जिसमें कि आपको मल्टीपल शार्ट में जाना पड़ रहा है। ठीक है, इंडिया वाले में भी यूरोप वाले में भी, तो भाई ऑफ कोर्स वो क्या हो गई, आपकी क्रॉस शार्डिंग हो गई, वो आपकी कॉम्प्लिकेट हो जाएगी। और अगर आपको मान लो समहाउ इन यूज़र्स को मूव करना पड़ गया बिटवीन रीजन्स, तो वो ट्रिकी हो जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारा जियो शार्डिंग, ये भी कम कॉमन है। मेनली तो आपके जो मैंने बताए थे सबसे ज़्यादा कॉमन तो हैश बेस्ड ही होता है। चलो अब आगे कुछ और कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। गाइस जब भी हम शार्डिंग की बात करते हैं ना, तो शार्डिंग एंड रेप्लिकेशन हमारा साथ में चलते हैं। अब इससे मेरा क्या मतलब है, मैं थोड़ा पीछे जाता हूँ। लेट्स से, हाँ, ये एग्जांपल लेते हैं। तो अगर यहाँ पर देखो, अगर मान लेते हैं आपने कंसिस्टेंट हैशिंग भी कर दी, तो इट लुक्स गुड। मतलब भाई क्लाइंट से रिक्वेस्ट आ रही हैं, सर्वर अपना शार्ड पे जा रहा है जिसमें डेटा है, और वहाँ से फैच कर ले रहा है। ठीक है, लुक्स फाइन। मगर सोचो गाइस, अगर जो मेरा ये शार्ड है, कोई भी एक शार्ड मान लेते हैं, ये भी एक डेटाबेस ही है, और यहाँ पे देख सकते हो ये सिंगल है, यहाँ पे एक ही तो है। अगर ये डाउन हो गया मेरा, तो मेक सेंस भाई, अगर ये डाउन हो गया मेरा शार्ड, तो उतना जो यूज़र्स मेरे यहाँ पे थे सारे, उनके लिए तो डाउन टाइम आ गया ना। मतलब मान लेते हैं भाई मैंने हैश बेस की थी मैंने शार्डिंग, और मेरा जो सर्वर ने क्या किया, यहाँ से डिसाइड किया भाई कि डिसाइड किया मतलब क्या, जब उसने कंसिस्टेंट हैशिंग किया, मतलब अभी नॉर्मल मान लेते हैं, कुछ निकाली वैल्यू राउटिंग के लिए, उसको शार्ड वन पे जाना है, और ये मेरा पड़ा है भाई डाउन। तो जितने यूज़र्स मेरे इस शार्ड में होंगे, वो उस डेटा जो होगा उसका डेटा वो फैच नहीं कर सकता। कॉज भाई दिक्कत है, राइट। अगर सिंगल मेरा डेटा बेस है, सिंगल शार्ड मेरा अगर है, सिंगल शार्ड मतलब शार्ड वन जो अगर है, अगर सिर्फ एक ही है यहाँ पे, और एक ही शार्ड वन है, एक ही शार्ड टू है, एक ही शार्ड थ्री है, तो ये अगर डाउन हुआ, तो जो मेरे यूज़र्स होंगे उनके लिए डाउन टाइम आ जाएगा। ठीक है, अब ये दिक्कत है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के लिए आता है हमारा रेप्लिकेशन। मतलब अब इसमें आप क्या करोगे, बेसिकली शार्डिंग ने तो आपका स्केल का इशू सॉल्व किया, राइट। आपने स्केल अप करने के लिए आपने मल्टीपल डेटाबेसेस में आपने डेटा डाल दिया। रेप्लिकेशन सॉल्व करता है आपका अवेलेबिलिटी का इशू और रीड स्केलिंग का। मतलब समझाता हूँ कैसे। क्लाइंट था, राउटर था आपका, राउटर सर्वर जो भी है, जहाँ पे आपका राउटिंग का लॉजिक है। तो अब इसमें क्या होगा, आपका इंस्टेड ऑफ वन शार्ड या वन डेटाबेस, यहाँ पे ये मैंने बनाए हैं, ये आपने ले लिए यहाँ पे लेट्स से थ्री डेटाबेसेस, और भी हो सकते हैं।
एक आपका होगा प्राइमरी और बाकी दो होंगी आपकी इसकी रेप्लिकास, जिसमें आपका एग्जैक्ट सेम डेटा होगा जो ये आपका प्राइमरी में है। एंड ये पूरा जो कलेक्शन बना है, जो पूरा क्लस्टर बना है, ये कहलाएगा मेरा शार्ड। फिर से देखते हैं, इंस्टेड ऑफ अ सिंगल डीबी इन अ शार्ड, यहाँ पे क्या किया हमने, उसको रेप्लिकेट कर दिया इनटू टू मोर डीबीज, और भी हो सकते हैं, डिपेंड्स ऑन आवर नीड्स। तो एक होगा प्राइमरी, प्राइमरी मतलब जो आपका फेस करेगा, जो आपकी रिक्वेस्ट आ रही है, जो हैंडल करेगा, जो आपका मेन डीबी है जिसमें आपके राइट्स होंगे। अब बाद में क्या होगा, वो बैकग्राउंड में क्या करता रहेगा, रेप्लिकेट करता रहेगा अपनी रेप्लिकाज में, जो जो कि क्या करेंगे आपके एज अ बैकअप कह लो, या मतलब ऐसा समझो कि मान लेते हैं अगर मेरा प्राइमरी डीबी डाउन भी हो गया, ठीक है, तो इसमें से एक रेप्लिका आपका प्राइमरी डीबी पे प्रमोट हो जाएगा। मतलब मान लो अगर मेरे यहाँ पे थ्री, बेसिकली देखा जाए तो एक शार्ड में, इस क्लस्टर में हमारे तीन डेटाबेसेस थे जिसमें सेम डेटा था, राइट, रेप्लिकेट हो रहा था। प्राइमरी वाला मेरा डाउन हो गया, ठीक है, या कुछ भी दिक्कत आ गई उसमें, तो मेरा जो ट्रैफिक है वो प्राइमरी को छोड़ के, मतलब बेसिकली रेप्लिका जो मेरा एक होगा वो प्राइमरी बन जाएगा, और ट्रैफिक उस पर जाना स्टार्ट हो जाएगा। तो हमारा डाउन टाइम नहीं आया यहाँ पे, या आएगा भी तो आएगा भी तो बहुत ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल, ठीक है। तो ये बात हो गई हमारी, इसलिए हम कहते हैं रेप्लिकेशन शार्डिंग साथ में चलते हैं, ठीक है। शार्ड टू की बात करें तो ये भी मेरा एक क्लस्टर हो गया यहाँ पे, प्राइमरी और रेप्लिकास, ठीक है। चलो गाइस, अब बात करते हैं शार्डिंग के कुछ चैलेंजेस की, ठीक है, और कैसे उनको हम सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हॉटस्पॉट्स की। तो गाइस, आप कितने भी अच्छे शार्डिंग कर लो, ऐसा होगा ही कि जो कुछ शार्ड आपके हैं उन पे आपका बहुत ज़्यादा ट्रैफिक आ रहा है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं इंस्टाग्राम के क्रिएटर्स की बात अगर करूँ मैं, जस्ट टेक वन एग्जांपल कि मान लेते हैं विराट कोहली है, ठीक है। आई नो वो ऑफिशियली क्रिएटर तो नहीं है, बट लेट्स से, ठीक है। तो वहाँ पे जो उसका डेटा होगा, मान लेते हैं वो शार्ड वन में मेरा विराट कोहली है, ठीक है। तो इसके जो भी मेरे पोस्ट हैं इंस्टाग्राम के, लाइक्स कमेंट्स, सारे इस शार्ड वन में हैं, ठीक है। एंड देन मेरे दो शार्ड और हैं, शार्ड टू और शार्ड थ्री, जिसमें अ, मेरे नॉर्मल यूज़र्स हैं। मतलब ऐसा समझो, नॉर्मल यूज़र्स तो मेरे तीनों शार्ड में हैं, बस इस शार्ड में मेरा विराट कोहली भी है, ठीक है। तो सिर्फ विराट कोहली के होने से यहाँ पे क्या होगा, अगर मैं रीड्स की बात करूँ यहाँ पे, तो जो नॉर्मल यूज़र्स हैं उन पे मान लेते हैं मेरे आ रहे हैं 5K राइट्स पर सेकंड, ठीक है, या इसमें 6K राइट्स पर सेकंड आ रहे हैं, ऑलमोस्ट सिमिलर हैं। बट विराट कोहली के होने की वजह से यहाँ पे इस पर ट्रैफिक बहुत ज़्यादा आएगा, मतलब लगा लो ऑलमोस्ट, कह सकते हो, जैसे एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिया है 900,000 रीड्स पर सेकंड। कितना डिफरेंस आ गया। मतलब आप खुद सोचो ना भाई, मान लेते हैं कि मैं हूँ या आप हो, ठीक है, हम नॉर्मल यूज़र्स हैं, अगर हम कुछ पोस्ट करेंगे इंस्टाग्राम पे, भाई कितने ही उस पर व्यूज़ आएंगे, कितने ही लाइक्स कमेंट्स आएंगे, राइट। बट सोचो भाई विराट कोहली अभी एक पोस्ट डाल दे, भाई कितने लाइक्स, कितने ज़्यादा व्यूज़ आएंगे, कितना ट्रैफिक है उसकी पोस्ट पे, राइट। तो बेसिकली वो शार्ड हमारा क्या हो गया, बहुत ज़्यादा ओवरवेलम हो गया, ठीक है, तो वो कहलाएगा हमारा हॉटस्पॉट, ठीक है। तो अब जैसा हमने देखा, तो कॉजेज ऑफ हॉटस्पॉट क्या होते हैं, कोई सेलिब्रिटी हमारा है यहाँ पे, उसकी की मेरी है, लाइक सेलिब्रिटी की, ठीक है, एक फ्यू कीज़ हमारी होती हैं जो कि हमारी बहुत मैसिव ट्रैफिक को जनरेट करती हैं, जैसा अभी हमने देखा। और जो टाइम बेस्ड शार्ट जैसे हमने देखे थे ना, एक पहले एग्जांपल देखा था, जो हमारा लेटेस्ट शार्ट होता है उसमें ज़्यादा ट्रैफिक जाता है हमारा, वो हो सकता है। चलो ठीक है, जो ओल्डर शार्ड्स होते हैं हमारे उनमें कम रीच जाते हैं, हमने देखा था ना, ऑर्डर वाला एग्जांपल देखा था जैसे, ठीक है। या कुछ बिजनेस यूजेज ही हमारी ऐसी है कि जो हमारा एक टेनेंट है, वो आपके ऐप को बहुत ज़्यादा हैविली यूज़ करता है, अदर्स जो हैं आपके वो कम करते हैं, ठीक है। तो एक तो ये सब हमारे कॉज हो सकते हैं, ठीक है। चलो, अब डिटेक्ट कैसे करेंगे कि भाई हमारा हॉटस्पॉट है, ठीक है। मतलब ये तो हमने अभी ऐसा समझ लिया, बट टेक्निकली अगर हम जाएँ वहाँ पे तो कैसे देखेंगे। तो भाई जो भी आपके पर शार्ड बोलूँगा यहाँ पे, जो आपके मैट्रिक्स रहते हैं हर शार्ड के, उन्हें आपको मॉनिटर करना पड़ेगा। लाइक क्वेरीज पर सेकंड आपकी कितनी आ रही हैं, सीपीयू की यूजेज आपकी कितनी है, और जो रिक्वेस्ट आ रही है उनका आपका वॉल्यूम कितना है, ठीक है। मतलब जैसे ये दो तीनों शार्ड्स थे तो उनका आप मॉनिटर कर रहे हो, ठीक है, ये सारी चीज़ें। अगर कोई एक शार्ड मेरा ऐसा है जो कि कॉन्स्टेंटली बहुत हायर लोड दिखा रहा है, जिससे बहुत ज़्यादा क्वेरीज आ रही हैं, सीपीयू यूजेज बहुत ज़्यादा हो रहा है, रिक्वेस्ट का वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है वहाँ पे,
तो आप कह सकते हो कि वो मेरा है हॉटस्पॉट। ठीक है, चलो, हमने समझ लिया भाई हॉटस्पॉट क्या होते हैं और कॉज क्या है उसके और उसको डिटेक्ट कैसे करना है। अब देखते हैं इसको हम हैंडल कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो मूव हॉट कीज टू देयर ओन शार्ड। ठीक है, जैसे हमने पहले बताया था ना, मैंने आपको डायरेक्टरी बेस एक जिसमें मैपिंग टेबल हम यूज़ करते हैं। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं बेसिकली, फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करता हूँ अगेन सेम एग्जांपल विराट कोहली वाला, और या मान लेते हैं कि कुछ और भी हो सकते हैं मेरे सेलिब्रिटीज़। मान लेते हैं भाई रोहित शर्मा है या शाहरुख खान है, एम एस धोनी है लेट्स से। तो इन पे ये ऑब्वियस है कि इन पे बहुत ट्रैफिक आएगा ही आएगा। तो आप क्या कर सकते हो, डायरेक्टरी बेस्ड मैपिंग आप लगा दो, यहाँ पे शार्डिंग कर दो, जिसमें आप क्या कर सकते हो, मतलब बाकी चलता रहेगा मगर जो स्पेशल वाले मेरे हैं, जैसे वीआईपी क्रिएटर्स कह सकते हो इनको, उनको आप एक डेडिकेटेड शार्ट में लगा दो। ठीक है, जिसमें रिसोर्सेज आप ज़्यादा दे सकते हो क्योंकि ज़्यादा ट्रैफिक आ रहा है उन पे। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्या होगा, सर्वर मेरा था, वो चेक करेगा भाई मैपिंग में कि भाई मेरा जो विराट कोहली है ये भाई सेलिब्रिटी बेस्ड है, मेरा किस शार्ड में है ये। तो वो डेडिकेटेड जो मेरा शार्ड होगा, यू कैन कॉल इट स्पेशल शार्ड, ठीक है, या सेलिब्रिटी शार्ड, ये जैसे मैं ग्रीन बनाया है यहाँ पे, तो ये उस पर चले जाएंगे मेरे। ठीक है, और इसकी रिसोर्सेज मेरी ज़्यादा होंगी। ठीक है, क्योंकि भाई ज़्यादा ट्रैफिक आ रहा है इस पर। तो इस वजह इससे आपने क्या करा, हॉटस्पॉट को हैंडल कर लिया। कैसे करा, कि जहाँ पे आपका जो आपका हॉटस्पॉट है उसके आपने रिसोर्स को बढ़ा दिया, और ट्रैफिक कैसे राउट करा आपने, ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्टरी बेस्ड मैपिंग। ठीक है, नेक्स्ट आप क्या कर सकते हो भाई, कंपाउंड शार्ट कीज का यूज़ कर लो। मतलब जैसे पहले आप सिर्फ मान लेते हैं अगर क्रिएटर आईडी के बेस पे कर रहे थे, तो अब सिर्फ इसकी जगह आप यहाँ पे लेट्स से टाइम भी लगा दो या डे लगा दिया। मतलब आपने दो चीज़ों चीज़ों का आपने हैश कर दिया। अब इससे क्या होगा, जैसे पहले क्या हो रहा था, आपका जो हैश फंक्शन था वो हर बार सेम वैल्यू देता क्योंकि हम आईडी दे रहे थे वहाँ पे। बट अब यहाँ पे देखो, आईडी भले सेम रहे हर एक की, उसकी हमारी क्रिएटर की, बट जो डे है वो चेंज हो जाएगा, या कह लो टाइम जो है मेरा, टाइम ऑफ द एक्टिविटी कह सकते हो या पोस्ट कह सकते हो, इंस्टेड ऑफ जस्ट क्रिएटर आईडी। तो अब इससे क्या होगा, अब जो सिंगल क्रिएटर का जो डेटा था वो सिर्फ एक शार्ट पे ना जाके मल्टीपल शार्ट्स पे जा रहा है। पहले एक ही शार्ट में था, अब वो एक ही क्रिएटर का डेटा वो मल्टीपल शार्ट्स में जा रहा है। मतलब मान लेते हैं अगर आज अगर लेट से 2 बजे किया विराट कोहली ने पोस्ट, तो हो सकता है कि हैश फंक्शन से उसका जो वैल्यूज़ आ रही हैं वो शार्ट वन में गई हूँ। ठीक है, अब मान लेते हैं उसने 4 बजे पोस्ट किया, तो हैश फंक्शन ने मान लेते हैं वैल्यू चेंज की, क्योंकि हम यहाँ पे टाइम भी ले रहे हैं अब यहाँ पे। तो हो सकता है वो जो वैल्यू है मेरी उससे आई तो वो राउट करके जा रही है शार्ट टू पे, तो वो पोस्ट मेरी शार्ट टू पर है अब। ठीक है, तो इससे क्या हुआ, हमारा जो आपका जो डेटा था वो स्प्लिट हो गया अक्रॉस मल्टीपल शार्ट्स। ठीक है, मतलब वेन आई से सेम यूज़र का डेटा, सेम क्रिएटर का डेटा हमारा मल्टीपल शार्ट्स में है अब। ठीक है, तो अब जब भी ट्रैफिक आएगा तो सिर्फ एक शार्ट पर नहीं जाएगा, वो मल्टीपल शार्ट्स पर जाएगा। समझ गए? ठीक है, तो राइट लोड इससे क्या हुआ, स्प्रेड आउट हो गया, इंस्टेड ऑफ पाइलिंग ऑन वन मशीन अब मल्टीपल मशीन्स पर आ गया। ट्रेड ऑफ इसमें क्या हुआ, कि अगर तुम्हें ऑल हिस्ट्री रीड करनी है, मतलब अगर तुम देख रहे हो विराट कोहली की सारी पोस्ट, तो भाई तुम्हें क्या करना पड़ेगा, क्रॉस शार्ट करना पड़ेगा। मतलब भाई अगर कोई एक लेट से फीड से देख रहा है विराट कोहली की पोस्ट या लेटेस्ट पोस्ट आ रही है कुछ, मान लेते हैं सिर्फ पोस्ट अगर जा रही है तुम्हारी, तो इट कैन बी ऑन शार्ड वन, इट कैन बी ऑन शार्ड टू और शार्ड थ्री, डिपेंड्स ऑन द क्या हैश फंक्शन से वैल्यू आई थी। तो भाई लोड हमारा मैनेज हो गया है, वो जिस शार्ड पे है उस पर जाएगा, अब डिपेंड्स ऑन द हैश फंक्शन, और वैल्यू को ले लेगा, जो डेटा को ले लेगा। बट सोचा आपने विराट कोहली की प्रोफाइल ओपन कर ली, और अब स्क्रॉल कर रहे हो उस प्रोफाइल ओपन करके हिस्ट्री में जाके, मतलब हिस्ट्री से मेरा मतलब है कि सारी पोस्ट देख रहे हो उसकी। ठीक है, तो और आपको मान लेते हैं एक क्वेरी में ही आपको करना पड़ रहा है सबको रिटर्न। ठीक है, तो उससे क्या होगा भाई, कि आपको क्रॉस शार्ट जाना पड़ेगा, मतलब आपको एक क्वेरी में ही मल्टीपल शार्ट्स में जाना पड़ेगा, क्योंकि जो आपकी जो डेटा है वो मल्टीपल शार्ट्स में है। ठीक है, ये एक ट्रेड ऑफ कह सकते हो इसका है। तो बेसिकली अगर आपका यूज़ केस ऐसा नहीं है कि हाँ भाई हिस्टोरिकल आपको देखना है ऐसे, तो आप इसका यूज़ कर सकते हो। चलो, ऑटोमेटिक शार्ड स्प्लिटिंग या फिर रीबैलेंसिंग, मतलब कुछ सिस्टम गाइज ऐसे होते हैं जो कि सपोर्ट करते हैं हमारी हॉट रेंज को स्प्लिट करना, या जो भी पार्टीशंस हैं उनको मूव करना बिटवीन द नोड्स इन द बैकग्राउंड। ठीक है, ये लेटेस्ट वाले हमारे होते हैं, जैसे हमारा मोंगोडीबी में भी होता है।
कॉन्सेप्चुअली इसको ऐसा कह सकते हो कि भाई डिटेक्ट कर लो कि जो भी मेरा शार्ड है, जो भी मेरा बहुत ज़्यादा हॉट है कह सकते हो, उसकी रेंज को स्प्लिट करके उससे कुछ पार्टीशंस को बाकी की मशीन्स पे डाल दो। ठीक है, ये होता है हमारा ऑटोमेटिक। चलो, हमने ये देख लिया हॉटस्पॉट्स को कैसे हैंडल करेंगे। अब देखते हैं भाई नेक्स्ट चैलेंज हमारा क्या आता है। क्रॉस शार्ड क्वेरीज। ऑफकोर्स इसकी बात हमने काफ़ी बार अभी तक कर चुके हैं, थोड़ा इसको देखते हैं। तो इफ़ अ क्वेरीज फिल्टर्स doesn't match the shard key, it may need to hit many or other shards. For example, भाई मान लेते हैं अगर आपकी क्वेरी है that get all the post by the user और the author जिसकी आईडी 123 है। ठीक है, तो ऑफ कोर्स आप आईडी के बेस पर आपने यहाँ पे की है शार्डिंग। तो आप मान लेते हैं शार्ड 1 में है यूज़र, ये आप इस शार्ड पे गए, डेटा लिया आपने और फैच करके दे दिया उसको। मेक सेंस? क्योंकि एक सिंगल शार्ट पर जा रहा है और वहाँ से फैच करेगा, जैसे सिंगल डीबी हमारा है, और वहाँ से दे देगा डेटा। बट सोचो अगर आपका कुछ क्वेरी बटन आपका ऐसा है, टॉप 5 पोस्ट चाहिए आपको अक्रॉस द होल प्लेटफॉर्म, मतलब होल इंस्टाग्राम मान लेते हैं, आपको टॉप 5 पोस्ट चाहिए। ठीक है, अब भाई डेटा तो आपका मल्टीपल शार्ड्स में स्कैटर्ड हो रखा है, तो अगर आपको टॉप 5 पोस्ट चाहिए, टॉप 5 पोस्ट से मतलब है मान लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ मोस्ट लाइक्स में भी या मोस्ट कमेंट्स। ठीक है, तो अब कैसे निकालोगे आप? मान लेते हैं कि शार्ड 3 है आपके, 3 शार्ड्स हैं, 1 2 3 सब में आपका डेटा है। तो आप क्या करोगे, शार्ड 1 से लेकर आओगे टॉप 5 जिसके सबसे ज़्यादा लाइक्स हैं, शार्ड 2 से लेकर आओगे, शार्ड 3 से लेकर आओगे। ठीक है, टोटल कितने हो गए मेरे 15। अब उन 15 में से आप मर्ज करोगे पहले, और उसमें से निकालोगे आप फिर टॉप 5। ठीक है, मे बी सॉर्ट करके। तो अब देखो आपको क्या करना पड़ गया यहाँ पे, आपको सारे शार्ट पे जाना पड़ गया। ठीक है, आप सब पे जाओगे, उनका रेस्पॉन्स लोगे, उनको मर्ज करोगे, एग्रीगेट करोगे, फिर बाद में रिटर्न दोगे। ठीक है, तो कितनी दिक्कत हो गई, इससे लेटेंसी बढ़ गई भाई, स्लो हो गया हमारा। ठीक है, और पार्शियल फेलियर होने के चांस ही बढ़ गए। मान लेते हैं मल्टीपल शार्ट्स पे जा रहा है, किसी एक की रिक्वेस्ट फेल हो गई, तो ऑफकोर्स पार्शियल फेलियर्स हो सकते हैं। अगर एरर हैंडलिंग से या टाइम आउट से, तो उनको हैंडल करना ही मेरा काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो गया। ठीक है, तो क्रॉस शार्ट में ऑफकोर्स दिक्कतें हैं। ठीक है, चलो, अब इसको कैसे हैंडल कर सकते हैं भाई अगर क्रॉस चार्ट क्वेरीज हैं, मतलब देखते हैं। और ठीक है भाई, ऑफ कोर्स यार, हम कोशिश तो यही रहेगी कि भाई क्रॉस चार्ट क्वेरीज को अवॉइड ही करो। मतलब कुछ ऐसे अपना शार्ट की बनाओ या डिस्ट्रीब्यूशन करो कि क्रॉस की आपकी क्रॉस चार्ट क्वेरीज हो ही ना। बट कुछ यूज़ केसेस ही ऐसे होते हैं कि यार क्रॉस चार्ट क्वेरीज हो ही जाती हैं। ठीक है, तो उस केस में हम उसको कैसे हैंडल कर सकते हैं आप वो देखते हैं। ठीक है, तो सेम एग्जांपल है, मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है डायग्राम। तो पहला एक सोल्यूशन तो भाई है, कैश कर लो हैवी ग्लोबल क्वेरीज को। मतलब अगर जो मेरी क्वेरीज ऐसी हैं जिसमें जो हैवी क्वेरीज हैं, मतलब मल्टीपल शार्ट पे जाना पड़ रहा है, जो भी आपके क्वेरीज हैं उनको एग्जीक्यूट करने के लिए, तो उसके रेस्पॉन्स को आप क्या करो, कैश कर लो। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने कहा था, अगर टॉप 5 वाला जो मेरा वो था, टॉप 5 पोस्ट आपको चाहिए सारे ओवरऑल की, तो यहाँ पे मान लेते हैं आप क्या करोगे, रेडिस का यूज़ कर लो कैश। रेडिस पे वीडियो बनाऊंगा मैं डेडिकेटेड। तो ठीक है भाई, रेडिस को मैंने यूज़ कर लिया यहाँ पे। अब क्या होगा यहाँ पे कि सर्वर क्या करेगा, कैश में अगर उसको डेटा मिल गया, तो वहीं से मतलब उस क्वेरी का डेटा, तो यहीं से उसको क्लाइंट को दे देगा। इससे क्या होगा, क्या वो जो पहले शायद शार्ट पे जा रहा था, सब कुछ कर रहा था, वो टाइम अपना बच गया। ठीक है, और ये काफ़ी रेडिस तो ऑफ कोर्स भाई बहुत फास्ट होता ही है। और यहाँ पे आप साथ में क्या कर सकते हो कि भाई एक कुछ टीटीएल लगा दो, लाइक 30 सेकेंड्स का या 1 मिनट का या 5 मिनट का शॉर्ट लगाना, क्योंकि हो सकता है ना कि वो चेंज हो जाए भाई यहाँ पे, राइट। आप चाहोगे ना कि भाई जितना हो सके स्टेल डेटा मत दो यूज़र को, राइट। तो यहाँ पे कुछ टीटीएल लगा दो। टीटीएल लगाया आपने, मान लीजिए फ्लो क्या होगा, सबसे पहली रिक्वेस्ट जब आपकी आएगी क्लाइंट से, तो यहाँ पे होगा नहीं आपकी कैश में डेटा, तो आप क्या करोगे, डेटाबेस पे मतलब सारे शार्ट्स पे जाओगे और निकालोगे यहाँ से टॉप 5। थोड़ा स्लो रहेगा या ऑफ कोर्स, और कैश में स्टोर करोगे और क्लाइंट को वापस कर दोगे। जब नेक्स्ट टाइम फिर से आएगी रिक्वेस्ट, तो आपको शार्ट्स पर नहीं जाना पड़ेगा, आप डायरेक्टली यहाँ पर रेडिस से जो आपका रिस्पॉन्स है वो उसको दे दोगे क्लाइंट को। ठीक है, चलो, एंड टीटीएल लगा आपने लगाया है यहाँ पे, मान लेते हैं 30 सेकंड का, तो 30 सेकंड्स के बाद, टीटीएल मतलब टाइम टू लिव, 30 सेकंड्स के बाद वो डेटा यहाँ से डिलीट हो जाएगा खुद से।
जिससे कि फिर से आप जो लेटेस्ट डेटा है जब फिर से क्वेरी मेरी आएगी तो ऑफकोर्स फर्स्ट टाइम स्लो रहेगा, बट फिर वो कैश में डाल देगा। उसके बाद दोबारा जब आएगी मेरी तो वो फास्ट हो जाएगी। ठीक है, चलो कैश कर सकते हैं हम। नेक्स्ट है भाई हमारा प्री कंप्यूट विद बैकग्राउंड वर्कर्स। मतलब जो भी आपका लेट्स से डेटा ऐसा है या क्वेरी का जो रेस्पॉन्सेज है जिसको फेच करने आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, हैवी क्वेरीज हैं, तो उस डेटा को आप पीरियोडिकली कुछ जॉब चला के पहले ही फैच करके रख लो इन समथिंग लाइक अ समरी टेबल या फिर कैश, जिसके बाद जब आपको क्लाइंट को ज़रूरत पड़े उस डेटा की तो इन सब पे ना जाके वो वहीं से ले डायरेक्ट। ठीक है, बट हाँ ऑफ कोर्स वहाँ पर देर इज़ अ चांस कि थोड़ा स्टील डेटा आपको मिल सकता है, बट दैट इज़ फाइन। ये थोड़ा ट्रेड ऑफ्स है जो आपको देखने पड़ेंगे, डिपेंड्स कि हमारा यूज़ केस क्या है। और नेक्स्ट देखते हैं डीनॉर्मलाइज कर दो डेटा को। ठीक है, मतलब बेसिकली जो आपकी फ्रीक्वेंटली है आपके एक्सेस फील्ड्स हैं उनको डीनॉर्मलाइज कर दो, मतलब डेटा को आप मल्टीपल शार्ड्स में डाल दो, कॉपी कर दो, डुप्लीकेट कर दो। जिससे क्या होगा, मतलब बहुत सारा डेटा हो सकता है भाई उसको एक ही शार्ड में मिल जाए, तो क्वेरीज जो आपके जो क्रॉस शार्ड पर जाने की जो आपकी क्वेरीज बन रही थी उसके चांसेस होता है कम हो जाएं। ठीक है, बेसिकली आपने डेटा को डुप्लीकेट कर दिया अलॉन्ग मल्टीपल शार्ड्स अक्रॉस, तो इससे क्या होगा, क्रॉस शार्ट पे जाने की चांसेस कम हो जाएंगे। ठीक है, फोर्थ इज एक्सेप्ट कर लो भाई स्लो रेयर क्वेरीज। मतलब भाई अगर आपकी कुछ क्वेरीज ऐसी हैं जो आपकी क्रॉस शार्ट्स पे जा रही हैं बट वो रेयर क्वेरीज हैं, मतलब लेट्स से दिन में आपकी बहुत कम ऐसा होता है कि वो क्वेरीज आपकी हिट हो, तो एक्सेप्ट कर लो ना भाई, ठीक है बहुत रेयर क्वेरीज हैं, स्लो हो रहा है, चलता है, सिंपल। चलो इंटरव्यू टिप देख लेते हैं इसके लिए। अगर आप इंटरव्यू में अगर क्रॉस शार्ट क्वेरीज पर आ रहे हो, तो इफ़ यू फाइंड योर सेल्फ सेइंग दैट वील क्वेरी ऑल शार्ड्स एंड एग्रीगेट, मतलब ऐसा कुछ बनना है सिचुएशन। ठीक है, और फॉर वेरी कॉमन रिक्वेस्ट, मतलब जो भी कॉमन रिक्वेस्ट हैं उन पे, नॉट रेयर। ठीक है, तो वो एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है इंटरव्यू में। तो आप सोचो वहाँ पे कि यार कुछ गड़बड़ हुई है मुझसे। ठीक है, आप चाहे डेटा मॉडल चेंज करो या फिर शार्ट की चेंज करो, वो तब भी नहीं हो रहा तो आप कैशिंग का यूज़ करो, प्री कंप्यूट करो, या फिर जो है बताया डुप्लीकेट करो डेटा को, बट ट्राई टू अवॉइड क्रॉस क्रॉस शार्ड क्वेरीज। ठीक है, चलो अब बात करते हैं कंसिस्टेंसी और ट्रांजेक्शन्स की शार्डिंग में। ठीक है, तो कैसे अगर मैं ट्रांजेक्शन्स की बात करूं सिंगल डेटाबेस में, ठीक है, अभी शार्डिंग पे आएंगे हम लोग मल्टीपल डेटाबेसेस में, बट अगर सिंगल डेटाबेस मेरा है तो मेरे ट्रांजेक्शन्स कैसे होते हैं। ठीक है, मान लेते हैं मेरी टेबल है, बैंकिंग की बात मैं कर रहा हूँ, एप्लीकेशन की अकाउंट्स टेबल है। ठीक है, उसमें आपको एक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट में 100 रुपीज़ को ट्रांसफ़र करना है। तो आप क्या करोगे भाई, सिंपली ऐसा कुछ लिखोगे लाइक बिगिन, और आपने अपडेट कर दोगे जिससे आपको ट्रांसफ़र करना है, उससे आप उतना अमाउंट माइनस कर दोगे, और जिसमें करना है उसमें उतना ऐड कर दोगे। ठीक है, अकाउंट वन से अकाउंट टू। और आपको पता होगा, अगर आपने अगर एसिड प्रॉपर्टीज़ पढ़ी होंगी तो एटॉमिक रहता है कि या तो भाई सारे ऑपरेशंस होंगे या एक भी नहीं होगा, राइट। तो इट विल मेक श्योर कि भाई डी बी विल गारंटी इधर विल बोथ विल सक्सीड और बोथ विल फेल। ठीक है, या तो दोनों होंगे या फिर एक भी नहीं होगा। तो यहाँ से हमारा क्या हुआ, ट्रांजेक्शन हमारा अच्छे से हो गया। ठीक है, कंसिस्टेंट रहा ये फिर हमारा। बट सोचो अगर मेरा जो शार्डिंग की हम बात कर रहे हैं, ये दो अकाउंट मेरे डिफरेंट शार्ड्स में हैं। अगर सिंगल शार्ड में थे, सिंगल डेटाबेस में था, तब तो कोई दिक्कत थी ही नहीं, ऐसे हो गया। बट अगर अलग अलग शार्ड्स में है तब कैसे करोगे भाई। मतलब अगर मान लेते हैं ये मेरा एग्जांपल अगर मैं लेता हूँ यहाँ पे, मेरे 3 शार्ड्स हैं यहाँ पे, और अकाउंट वन मेरा है शार्ड वन में, और अकाउंट टू है मेरा शार्ड टू में। ठीक है, अब अकाउंट वन से आपको पैसे ट्रांसफ़र करने हैं अकाउंट टू में। अब दिक्कत आ गई, अब 1 DB पे तो है नहीं ये, अब ये 2 DB पर है। ठीक है, तो यहाँ पे कैसे ये ट्रांजेक्शन होगा, कैसे आप कंसिस्टेंसी को मेंटेन करोगे, वो चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी। ठीक है, तो चलो देखते हैं यहाँ पे। तो अब इसका एक सोल्यूशन मेरा होता है टू फेज कमिट। ठीक है, और देखते हैं इसमें क्या होता है। बेसिकली इसमें हमारा क्या होता है, कोऑर्डिनेटर होता है। मान लेते हैं यहाँ पर भी ये मेरा कोऑर्डिनेटर है, तो इसमें पहला एक होता है प्रिपेयर फेज, जिसमें कि मेरा जो कोऑर्डिनेटर है वो हर एक शार्ट से पूछेगा भाई तू रेडी है कमिट करने के लिए। ठीक है, और अपनी रिसोर्सेज को लॉक करने के लिए बता मुझे हाँ या फिर ना, मतलब वेट करेगा वो शार्ट से रिस्पॉन्स आने का। ठीक है, उसके बाद जाके मेरा आएगा कमिट फेज। ठीक है, एक फेज़ ये हो गया, दूसरा फेज़ आएगा अगर हर एक जितने भी मेरे इसमें है, मान लेते हैं मल्टीपल मेरे, तो सबने अगर कहा यस, तब मेरा कोऑर्डिनेटर जो है कमिट की कमांड को भेजेगा, वरना अबॉर्ट कर देगा।
ठीक है, ठीक है भाई, मेक सेंस, अगर सब रेडी हैं तो मेरा काम हो जाएगा। अगर ऐसा, मैंने क्यों कहा सब रेडी वाली बात, भाई सोचो अगर ऐसा होता मेरा, लेट्स से अभी अगर मैं इसको हटा दूं, सोल्यूशन को मान लेते हैं, ठीक है, तो मान लेते हैं अकाउंट वन से तो आपने डेटा, डेटा क्या सॉरी, मनी को आपने कर दिया माइनस, भाई 100 रुपये आपने कम कर दिया इसके अकाउंट से, और इसमें पहुंचने से पहले क्या हुआ, ये फेल हो गया, ये जो आपका शार्ट टू था, ठीक है, कुछ भी दिक्कत आ गई मान लो, वो फेल हो गया ऑपरेशन आपका, तो भाई इस पर तो पैसे पहुंचे नहीं, बट इससे घट गए, दिक्कत हो गई ना, मान लो अपने 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 दोस्त को आपने भेजे, भाई आपके पास से पैसे कट गए, उसके पास पहुंचे नहीं, भाई वो लड़ेगा आपसे, राइट। तो ऐसा नहीं होना चाहिए था, ठीक है, तो इसलिए इसने क्या करा, सबसे दोनों से पूछा पहले कि हाँ भाई तुम दोनों रेडी हो, और उसके बाद सबसे यस आ गया, तो इसने क्या करा, कमिट कमांड भेजी, वरना अबॉर्ट, ठीक है। जब सब रेडी थे तो अगर मेरा उसने किया ट्रांजेक्शन्स, तो यहाँ से कम करके पैसे यहाँ भेज दिए, और ठीक रहा हमारा, ठीक है। अब प्रॉब्लम क्या है इसके साथ, भाई लग तो सही रहा है मुझे कि हाँ ठीक है यार, सॉल्व कर दी इसने मेरी प्रॉब्लम, पर दिक्कत क्या है इसमें, स्लो है काफ़ी। स्लो क्यों है, क्योंकि एक एक्स्ट्रा राउंड ट्रिप हो गई। मतलब सोचो भाई, अब मेरा जो कोऑर्डिनेटर है वो हर एक शार्ट पे जाएगा, पहले तो पहले गया पूछने के लिए कि तू रेडी है या नहीं, और बाद में ऑफ कोर्स भाई कमिट करने के लिए टाइम पे तो हो जाएगा ही उनके दोनों के पास, तो एक्स्ट्रा ट्रिप मेरी हो गई एक, ठीक है, और लॉकिंग भी हो रही है यहाँ पे, तो स्लो है भाई। फ्रेजाइल, इफ कोऑर्डिनेटर और शार्ड क्रैशेस एट बैड टाइम यू गेट स्टक हाफ वे। मतलब भाई अगर कोऑर्डिनेटर ही मेरा फेल हो गया, यही फेल हो गया लो मेरा, ठीक है, तो वो कैसे डिसाइड करेगा भाई, कि कैसे वो आगे बढ़ेगा, राइट, ऑफ कोर्स। हार्ड टू ऑपरेट इन रियल प्लॉट सिस्टम एट ह्यूज स्केल, इन सब रीजंस की वजह से ही जब मेरे जो प्लॉट सिस्टम रियल वर्ल्ड में होते हैं, जो बहुत ज़्यादा स्केल पे काम करते हैं, वहाँ पर दिक्कत आती है। इसलिए जो मोस्ट सिस्टम्स, लार्ज सिस्टम्स जो मेरे होते हैं, वो अवॉइड करते हैं टू फेस प्रोटोकॉल को, एक्सेप्ट कुछ हमारे नीच केसेस अगर हैं स्पेसिफिक जिसमें यही काम करेगा, वहाँ पे, ठीक है। चलो, तो कर क्या सकते हैं फिर हम, भाई ये तो अगर ज़्यादा यूज़ नहीं कर सकते इसको, तो क्या करें भाई हम फिर, राइट। चलो देखते हैं। भाई सबसे पहले तो कोशिश करो कि जो ट्रांजेक्शन्स हैं हमारे, वो क्रॉस शार्ड ना जाएं। मतलब जैसे यहाँ पे थे मेरे, लेट मी शो यू, अरे यहाँ मेरे शार्ट टू लिखा हुआ था, ये शार्ट थ्री होगा यहाँ पे, ठीक है, माय बैड। चलो रुको यार, फिर मैं इसको एडिट ही कर दूँ क्या, क्योंकि नोट्स भी मैं शेयर करूँगा ना, ठीक है, चलो। सो क्या मतलब है मेरा यहाँ से, कि अवॉइड करना, जैसे अब जो मेरे ट्रांजेक्शन्स थे वो मेरे अकाउंट एक्स से अकाउंट वाई में जा रहे थे, वो दोनों मेरे अलग अलग शार्ट पे थे, अगर मैं इसको ही मैं मान लेते हैं, अगर मैं अवॉइड कर सकूँ तो ऑफकोर्स भाई, तब तो कोई दिक्कत है ही नहीं भाई, एक ही शार्ट में है, फिर तो सिंगल मेरा ट्रांजेक्शन ऐसे ही हो जाएगा जैसे यहाँ पे था, देखो ये वाला, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, तो इसमें हम ऐसा कर सकते हैं, पुट ऑल स्ट्रांगली रिलेटेड डेटा फॉर अ यूज़र ऑन द सेम शार्ट। फॉर एग्जांपल, जो यूज़र की मेरी प्रोफाइल है, बैलेंस है, सेटिंग्स हैं, वो सेम शार्ट में रख दो, ठीक है, कीड बाय यूज़र आईडी, देन मोस्ट ट्रांजेक्शन्स आर सिंगल शार्ट एंड कैन यूज़ नॉर्मल डीबी ट्रांजेक्शन्स, ठीक है। दिस इज़ नॉट एप्लीकेबल टू दिस एग्जाम्पल, बट ऐसा होता होता है ना, अगर एक यूज़र में ही आपको ट्रांजेक्शन्स करने पड़ रहे हैं कुछ, उस केस में, ठीक है। इवेंचुअल कंसिस्टेंसी इज़ ऑफन फाइन, मतलब कि भाई जो भी आपने ऑपरेशंस किए हैं, पहले मैं बताता हूँ आपको इवेंचुअल कंसिस्टेंसी क्या होता है, ठीक है। भाई अगर जो भी आपने ऑपरेशंस किए, उसके इमीडिएटली बाद आपको कंसिस्टेंट बिहेवियर नहीं दिखेगा, मतलब मान लेते हैं आपने लेट्स से 3 जगह आपने वैल्यूज़ अपडेट की, ठीक है, लेट्स से, तो आपको एकदम से ही सब जगह आपको नहीं वैल्यू दिखेंगी कंसिस्टेंट, मतलब सेम नहीं दिखेंगी आपको, इवेंचुअली दिखेंगे, मतलब मे बी कुछ सेकंड्स बाद, थोड़े टाइम बाद, जब वो उन सब में आ जाएगा उसके बाद, इसको हम कहते हैं इवेंचुअल कंसिस्टेंसी, मतलब इमिडिएटली कंसिस्टेंट नहीं हुआ, इवेंचुअली हुआ, ठीक है। फॉर सेकेंडरी व्यूज, जैसे मान लेते हैं हमारे लाइक काउंटर्स हो गए, जैसे इंस्टा पोस्ट है, हमारी पोस्ट का लाइक हो गया हमारा, या फीड कॉपीज हो गई, जहाँ पे हमारा चलेगा, मतलब भाई अगर हमारा कुछ सेकंड्स के लिए हमें लाइक्स का काउंट अगर पुराना भी दिख रहा है, तब भी कोई दिक्कत है नहीं हमें वहाँ पे, ठीक है। इट्स ओके इफ डिफरेंट शार्ड्स शो स्लाइटली डिफरेंट वैल्यूज फॉर फ्यू सेकंड्स, ठीक है। तो रूल ऑफ थंब इसमें यह है
कि यूज़ स्ट्रॉन्ग कंसिस्टेंसी जब आप जहाँ पे हमारा मनी इन्वॉल्व हो या क्रिटिकल आपके वेरिएंट्स हैं इनवेरिएंट्स हैं वहाँ वो इन्वॉल्व हो। ठीक है, एंड ट्राई टू कीप दोज फ्लोज लोकल टू अ शार्ट। कोशिश करो कि वो जो फ्लो है मेरे वो उस लोकल रहें, वो एक ही शार्ट में रहें मतलब। ठीक है, मल्टीपल शार्ट्स पर ना जाए ट्रांजेक्शन उसका। और इवेंचुअल कंसिस्टेंसी यूज़ कर सकते हो आप बाकी सब में। कूल। चलो, चलो अब बात करते हैं सागास की। ठीक है, मतलब सागा पैटर्न गाइज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और यहाँ पे भी काफ़ी अच्छे से काम करता है। तो अगर आपके मल्टी शार्ट वर्कफ्लोज हो ही रहे हैं और अवॉइड नहीं कर पा रहे ट्रांजेक्शन्स के लिए, तो सागा पैटर्न को यूज़ कर सकते हो। सागा में क्या होता है कि आप एक सीरीज ऑफ लोकल ट्रांजेक्शन्स चलाते हो। फॉर एग्जांपल जैसे मान लेते हैं, ये एग्जांपल लेते हैं अकाउंट एक्स और वाई वाला। एक्स से आपको वाई पे पैसे भेजने हैं, तो एक्स से आप पैसे डिडक्ट करोगे और वाई पे ऐड करोगे। कूल। बट सोचो भाई, आपने एक्स से तो पैसे डिडक्ट कर दिए, बट अगर आपका जब आप उसमें ऐड कर रहे हो वाई में पैसे, वो उससे पहले जो आपका स्टेप टू था, मतलब जिसमें आप ऐड कर रहे थे, शार्ट बी जो है आपका, ये कह लो स्टेप टू हमारा वो फेल हो गया। ठीक है, फॉर एनी रीज़न। तो उस केस में क्या होगा, एक कंपनसेटिंग एक्शन जनरेट होगा जो कि क्या करेगा, शार्ट ए पे जो अमाउंट हमने डिडक्ट किया था उसमें फिर से ऐड कर देगा, बेसिकली रिफंड कर देगा। ठीक है, क्या मतलब है मेरा, देखो शार्ट ए में क्या हुआ हमारा, कि स्टेप वन कह सकते हो कि भाई यूज़र एक्स से 100 रुपये को उसे कम करना पड़ेगा। और शार्ट स्टेप बी मेरा क्या होगा, शार्ट बी में होगा यूज़र वाई, जिसमें जाके वो 100 रुपये ऐड कर देगा। ठीक है, बट अगर स्टेप टू मेरा फेल हो गया तो एक कंपनसेटिंग स्टेप चलेगा जो कि शार्ट ए पे क्या करेगा, 100 रुपये ऐड कर देगा, फिर से रिफंड कर देगा। ठीक है, तो इसमें कोई हमने ग्लोबल लॉकिंग नहीं करी और सिस्टम जो हुआ हमारा वो इवेंचुअली कंसिस्टेंट हुआ। मतलब इवेंचुअली से क्या मतलब है यहाँ पे, कि टेम्परेरीली, मतलब जितने टाइम के लिए मान लेते हैं आप ऐसा समझो, कि अगर पैसे इस पर नहीं पहुँचे हैं, मतलब जितने टाइम के लिए आपने कंपनसेटिंग एक्शन हुआ था और रिफंड वाला, मान लेते हैं स्टेप टू फेल हो गया, तो जितने टाइम तक ये एक्शन कंप्लीट होगा उस टाइम के लिए आपको वो स्टेल दिखेगा। मतलब कि भाई 100 रुपये वहाँ से कट गए हैं तो वो सही नहीं है ना। तो बट दिस इज़ अ वेरी शॉर्ट टाइम, इट कैन बी अ वेरी शॉर्ट टाइम। तो वो हमें देखना पड़ेगा कैसे इससे डील करना है, कैसे ट्रेड ऑफ, देखो ट्रेड ऑफ है ये, ठीक है, वो अकॉर्डिंगली हमको उसको मैनेज करना पड़ेगा। तो यू माइट टेम्परेली सी मनी रिमूव्ड हेयर बट नॉट येट एडिड हेयर, मतलब यहाँ से कट गए पैसे यूजर एक्स से बट वाई पे नहीं पहुँचे हैं टेम्परेरीली। ठीक है, बट इवेंचुअली आपको बाद में अगर ये फेल हुआ है स्टेप टू आपका, तो वापस इसमें आपके पैसे आ जाएंगे। ठीक है, चलो अब बात करते हैं राउटिंग की। ठीक है, हल्का सा मैंने एक दिया था ओवरव्यू पहले भी, कि भाई आखिर ऐप को कैसे पता कि शार्ट को हिट करना है। मतलब हमने देख लिया कि भाई अब हमारे मल्टीपल शार्ट्स हैं, एक सिंगल डीबी तो है नहीं, तो ऐप को कैसे पता कि मुझे किस शार्ट पे जाना है। ठीक है, तो उसके लिए भाई ऐसा समझ सकते हो, ऑफ कोर्स हमने वो देखी थी स्ट्रेटेजीज हमारी, बट ये उससे एक स्टेप पहले वाला है। ठीक है, राउटिंग कहाँ पर हो रही है, या तो आप ऐप लेयर में ही कर दो, जो आपका सर्वर है बेसिकली उसमें ही आप अपना कोड लिख सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करता हूँ हैश बेस्ड शार्डिंग की, तो आपने वहीं पे कर दिया। ठीक है, कैसे होगा, ऐप के बाद रिक्वेस्ट आएगी क्लाइंट से, और जो भी आपकी डिपेंड्स ऑन कि आपने शार्ड की क्या है। और अगर हैशिंग बेस कर रहे हो तो हैशिंग किया आपने, मॉडुलो किया या फिर कंसिस्टेंट हैशिंग, तो आप क्या करोगे, वहाँ से जा सकते हो आप शार्ट पे। ठीक है, एंड देन ओपन अ पूल कनेक्शन टू दैट चार्ट। ठीक है, राउटिंग वाया प्रॉक्सी सर्वर, मतलब अ, ये डायग्राम सेकंड वाले के लिए है मेनली। ठीक है, एक मिडिलवेयर रख दिया आपने, कह सकते हो कस्टम राउटर। ठीक है, इन तीनों के पहले। ठीक है, विच विल सिट बिटवीन ऐप एंड द डीबी। और ऐप को लगेगा भाई यहाँ पे एक बड़ा डेटाबेस है विच इज़ दिस वन, और वो इस पर रिक्वेस्ट भेजेगा, जबकि जाएगी किस पे, मेरी इस राउटर पे। और राउटर मेरे क्वेरीज को पास करेगा, मतलब फिगर आउट करेगा कि कहाँ पे जाना है उसको, रिक्वेस्ट को कौन से शार्ट पे फॉरवर्ड करना है, एंड देन वो सर्वर को रिस्पॉन्स मिल जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं कि शार्डिंग में हमें क्या क्या कुछ ऑपरेशनल कंसर्न्स होते हैं। ठीक है, मान लेते हैं भाई आपका स्कीमा चेंज हो गया अगर डेटाबेस का। ठीक है, तो जो भी आपको माइग्रेशन है, आपको सारे के सारे शार्ट पे करना पड़ेगा, राइट। तो भाई ऑफ कोर्स दिस इज ऑल्सो अ कंसर्न। तो यूज़ माइग्रेशन टूलिंग डेट रन्स पर शार्ट, तो आपको ऐसे टूल्स को यूज़ करना पड़ेगा जो आपके
मतलब बेसिकली आपको टूल जो है माइग्रेशन का वो हर एक शार्ड पर रन करना पड़ेगा। बैकअप्स एंड रीस्टोर्स, भाई ऑफ कोर्स आपके जो डेटाबेस हैं शार्ड्स हैं, तो हर एक शार्ड के लिए आपको बैकअप रखना पड़ेगा, पॉलिसी रखनी पड़ेगी। और रीस्टोरिंग अ सिंगल शार्ड मस्ट स्टिल बी पॉसिबल। ठीक है, मतलब हर एक शार्ड को रिस्टोर करना पॉसिबल होना चाहिए। चलो, मॉनिटरिंग एंड अलर्टिंग, आपको पर शार्ड मैट्रिक्स को मॉनिटर करना पड़ेगा, लाइक क्वेरीज पर सेकेंड्स, एरर्स, लेटेंसीज, रिसोर्स की जो यूसेज है आपकी सीपीयू मेमोरी, दोज थिंग्स। जिससे आप क्या कर सकते हो, हॉटस्पॉट्स को डिटेक्ट कर सकते हो, हमने पहले भी देखा था ये। फेलियर हैंडलिंग, भाई कंबाइन शार्डिंग विद रेप्लिकेशन, मतलब कि भाई अगर फेलियर्स हो रहे हैं आपके, जैसे मैंने पहले बताया था ना, हर एक शार्ड में रेप्लिकाज होती हैं जिस हाई अवेलेबिलिटी के लिए, जिससे अगर आपका डाउन हो जाए वो तो उसकी रेप्लिका उसकी जगह ले ले। ठीक है, यहाँ पर वही बताया है मैंने। चलो, अगर रेप्लिका जगह लेगा तो राउटिंग लेयर को मस्ट नो द न्यू प्राइमरी। ठीक है, मतलब भाई अगर मेरा एक शार्ड है या क्लस्टर कह सकते हो वहाँ पे, और एक प्राइमरी होगा, उसके दो रेप्लिकाज होंगी, प्राइमरी फेल हो गया तो रेप्लिका उसकी जगह लेगा, बट राउटिंग लेयर को पता होना चाहिए कि भाई नया प्राइमरी बना है। ठीक है। शार्डिंग इन मॉडर्न डेटाबेसेस, मतलब जो मॉडर्न डेटाबेसेस हैं हमारे, कसांडा, डायनामोडीबी, इनमें शार्डिंग कैसे होती है। बेसिकली इनमें आप ऑलमोस्ट कभी भी खुद से इम्प्लीमेंट नहीं करोगे लो लेवल तक जाके स्क्रैच से। जैसे कसांड्रा लाइक सिस्टम्स हैं, उसमें हमारा पार्टिशनर होता है, ठीक है, प्लस टोकन रेंजेस, काइंड ऑफ थोड़ा सिमिलर होता है, कंसिस्टेंट हैशिंग से ये खुद कर लेता है। डायनामो डीबी जैसे सिस्टम में क्या होता है, उसमें पार्टीशन की एक होती है जिसके बेस पे वो हैशिंग करता है, फिर इंटरनल पार्टीशंस होते हैं उस पर, सिस्टम स्प्लिट करता है, मर्ज करता है जो पार्टीशंस होते हैं डेटा को, डेटा के, और ट्रैफिक जैसे जैसे ग्रो होता है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, और ये इतना डिटेल जानने की ज़रूरत है नहीं इसमें वैसे, बट यू शुड नो दीज थिंग्स। ठीक है, मोंगो डीबी की बात अगर करते हैं हम लोग, तो वहाँ पे आप लोग शार्ट की को पिक करते हो, और उसके बाद जो मोंगो है वो खुद से जो डेटा को उस रेंजेस में डिपेंड्स ऑन दैट की या फिर हैश वो क्या करेगा, बैलेंस कर देगा अक्रॉस द शार्ड्स। अब बात करते हैं रिलेशनल डीबीज़ की। ठीक है, मॉडर्न डीबीज़ में तो आप यूज़ कर सकते हो, ये ओपन सोर्स लेयर्स रहती हैं हमारी, विटेस हो सकता है या फिर सिटस हो सकता है। ठीक है, जो कि आपका सिट कर जाएगा इन फ्रंट ऑफ योर माई सीक्वल या फिर पोस्टग्रेस डीबी एंड, मतलब जैसे आपका जो भी आपका सर्वर है उससे और डीबी के बीच में, और हैंडल कर लेगा वो क्वेरी की राउटिंग को, क्रॉस शार्ड जो जॉइंस आपके रहते हैं, एग्रीगेशंस रहते हैं, लाइव रीशार्डिंग कर सकता है सब कुछ। ठीक है, और उसके बाद बात करते हैं अगर जो अभी आपके क्लाउड प्रोवाइडर्स हैं, जैसे आपके ए डब्ल्यू एस हो गया, तो फॉर एग्जांपल अगर बात करता हूँ मैं ए डब्ल्यू एस औरोरा की, वो भी प्रोवाइड करता है आपको डिस्ट्रीब्यूटेड सीक्वल। ठीक है, जिसके अंदर बिल्ट इन आपकी शार्डिंग रहती है। ठीक है, तो ये तो इसकी बात हो गई। चलो, अब देखते हैं कि सिस्टम डिज़ाइन इंटरव्यूज़ में आप शार्डिंग को कैसे अप्रोच करोगे। तो गाइज एकदम इमिडिएटली शार्डिंग से स्टार्ट मत कर देना। पहले आपको ये दिखाना पड़ेगा कि हाँ भाई सिंगल डीबी हमारा क्यों काम नहीं कर रहा, मतलब बेसिकली सिंगल डीबी प्लस वर्टिकल स्केलिंग प्लस वर्ट रेप्लिकेशन, राइट। सिंगल डीबी हमारा होता है, उसको आप वर्टिकल स्केल करते हो, रेप्लिकेशन करते हो, कि ये मेरा क्यों काम नहीं करेगा, पहले आपको ये दिखाना पड़ेगा। ठीक है, मतलब पहले ये दिखाओ, मतलब बेसिकली कि हाँ आप टू सर्टेन एक्सटेंड मेरा ये काम कर रहा है। अगर सिचुएशन मेरी ऐसी आ रही है कि ये मेरा काम नहीं कर रहा, तब आप शार्डिंग पे आओगे। मतलब आप शार्डिंग को तब इंट्रोड्यूस करो जब आपके नंबर्स उसको जस्टिफाई करें। फॉर एग्जांपल, वी एक्सपेक्ट, अगर बात करते हैं हम लोग स्टोरेज लिमिट की। ठीक है, अगर आप भाई रिक्वायरमेंट्स आपकी ऐसी है कि आज हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं 2 TB तक का डेटा, बट मे बी नेक्स्ट 2 ईयर्स में मान लेते हैं वो 20 TB तक हो जाएगा। ठीक है, तो भाई सिंगल इंस्टेंस के लिए वो उससे कंफर्ट जोन को पुश कर रहा है, तो ठीक है शार्डिंग का सोच सकते हो। राइट थ्रूपुट, अगर आपका जो पीक थ्रूपुट है, ठीक है, वो जा रहा है आपका 50K से 100K राइट्स पर सेकंड की रेंज में, तो डेट इज़ वेरी हाई फॉर वन प्राइमरी डीबी। ठीक है, तो आप सोच सकते हो भाई शार्डिंग का। रीड थ्रूपुट, गाइस इवन विद रीड रेप्लिकास, अगर आपके डेली एक्टिव यूजर्स 100 मिलियन तक जा रहे हैं, तो वो आपके सिंगल डीबी को ओवरलोड कर देगा। और शार्ड्स डिस्ट्रीब्यूट करते हैं बोथ रीड एंड राइट प्रेशर को। ठीक है, कैसे आप इसका एक फॉर्मूला ऐसे याद रख सकते हो को इसके नरेटिव के लिए, कि सबसे पहले आप निकालो भाई डेटा का वॉल्यूम कितना है, क्वेरीज पर सेकंड कितनी आ रही हैं। ठीक है, एक्सप्लेन करो वाई डीबी प्लस रेप्लिकाज इज़ नॉट इनफ, मैंने बताया अभी।
फिर प्रपोज करो आप शार्डिंग को एज द नेक्स्ट स्टेप। समझ गए? जब ये सब नहीं हो पा रहा, नहीं नहीं चल पा रहा मेरा एक डीबी से, उसके बाद आप इस पे आओगे। ठीक है? ऑल्सो आप अलग से बोल सकते हो भाई कि वी विल नॉट शार्ड ऑन डे वन। पहले हम स्टार्ट करेंगे 1 डीबी से, देन हम शार्डिंग को ऐड करेंगे जब हमारी मैट्रिक्स शो करेंगे कि हमारी लिमिट्स को क्रॉस होने वाली हैं। मैट्रिक्स क्या, हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है? और कुछ चीज़ें आप ऐसे आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी, जैसे शार्ट की आप क्या चूज़ करोगे, डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटेजी आपकी क्या रहेगी, सब डिस्कस कर चुके हैं हम। ट्रेड ऑफ्स आपके क्या रहेंगे, कि आपके देखना पड़ेगा ना आपको भाई, क्रॉस साइड ऑपरेशंस भी अगर आपके हो रहे हैं तो क्या क्या ट्रेड ऑफ्स आपके हैं। आपका ग्रोथ प्लान क्या है, मतलब अभी आपके कितने यूज़र्स हैं, जब ग्रोथ होगी तो क्या उसका प्लान आपने किया है, कैसे आप आगे बढ़ोगे उसमें, वो सब चीज़ें। ठीक है? चलो, ये थोड़ा एक्स्ट्रा है बट माइट बी यूज़फुल फॉर यू। अगर आपका जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है, ठीक है, उसको आपको माइग्रेट करना है शार्डिंग पे, मतलब सिंगल डीबी वाला, तो प्रोडक्शन में आप कैसे चल रहा है वो, ठीक है, तो कैसे करोगे? सबसे पहले तो भाई वही शार्ट के डिसाइड करो और स्ट्रेटेजी करो। मान लेते हैं आपने कर दिया यूज़र आईडी शार्ट की, और हैश बेस कर दिया आपने स्ट्रेटेजी अपनी, मोस्ट कॉमन। क्रिएट न्यू शार्ट क्लस्टर। ऑफकोर्स सबसे क्लस्टर बनाओगे। ठीक है? क्लस्टर में मैंने बताया था ना कि शार्ड्स होंगे, उसके आपकी रेप्लिकेशन होता है वहाँ पे, राइट, वो दोज थिंग्स। फिर शार्ड्स बनाए आपने और राउटिंग लेयर बनाओगे वहाँ पे एक अपनी, राउट कैसे करोगे, राइट। और बैकफिल डेटा, मतलब बैकग्राउंड जॉब्स रीड फ्रॉम ओल्ड डीबी राइट्स टू करेक्ट शार्ड, मतलब भाई जो भी आपका ओल्ड डीबी है उससे डेटा आपको, जो आप शार्ड बना रहे हो, तो उनमें लेके आना पड़ेगा आपको नए शार्ड्स में, राइट। तो कुछ जॉब बनाओ, बैकग्राउंड जॉब आपकी, जो ओल्ड डेटा को इसमें लेकर आए। ठीक है? डुअल राइट फेज। अब जो न्यू राइट्स आपके होंगे जब आप ये सब काम कर रहे हो, तो वो दोनों में लिखेगा, मतलब दोनों में राइट करेगा, आपका डेटा को वहाँ पर डालेगा, ओल्ड डीबी में भी और जो नए आपने शार्ड्स बनाए हैं उनमें भी। ठीक है? जो रीड्स होंगे वो अभी भी आपके ओल्ड डीबी से होंगे, क्योंकि ऑफ कोर्स भाई जो नया आपके हैं शार्ड्स, हो सकता है उसमें डेटा सारा ना आया वो भी। ठीक है? और डेटा की करेक्टनेस को वैलिडेट करो। ठीक है? अब उसके बाद लास्ट में आके अपने रीड्स को आप स्विच करना स्टार्ट करो, कि जो आपकी ऐप है वो नए जो आपके जो शार्ड्स हैं जिसमें आपने डेटा रखा है उससे रीड करना स्टार्ट करे। अगर वो स्टेबल हो जाए तो इवेंचुअली जो आपका ओल्ड वाला है उसको डिकमीशन कर दो या अर्काइव कर दो। ठीक है? ये मेंशन करने से आप कह सकते हो, दिखाता है कि हाँ भाई आप समझते हो रियलिटी में कैसे काम करती हैं चीज़ें ऑपरेशंस में, सिर्फ आपको थ्योरी नहीं पता है सिर्फ। ठीक है? चलो गाइस, हमने इतना कुछ देखा शार्डिंग में कि भाई काफ़ी कुछ देख लिया, राइट। बट अभी क्वेश्चन हमारे दिमाग में आता है कि क्या मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम शार्डिंग की ज़रूरत है भी हमें? द आंसर इज़ नो। क्यों? आओ देखते हैं। हम बात करते हैं थोड़ी सी जो हमारी ए डब्ल्यू एस की जो रियल लिमिट्स होती हैं, मैं बात करूँगा पोस्टग्रेस आर डी एस की और अरोरा की। ठीक है? तो ये हमें हमें सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं एक डेटाबेसिस के लिए। तो जो अरोरा पोस्टग्रेस हमारा होता है, उसमें हमारा जो स्टोरेज रहता है वो जा सकता है हमारा भाई 256 TB तक। समझ रहे हो? दिस इज़ ह्यूज। मोस्ट स्टार्टअप्स विल नेवर रीच 256 TB ऑफ एक्चुअल स्ट्रक्चर ट्रांजेक्शन डेटा। ठीक है? चलो एक तो ये हो गई बात हमारी। आरडीएस की बात ये अगर मैं कर लूँ, तो उसकी भी हाँ भाई लिमिट जाती है 64 TB तक, स्टिल मैसिव। ठीक है? अगर मैं इंस्टेंस की साइज़ की बात करूँ, ठीक है, मतलब जो एक्चुअल हमारा डेटा वो डेटाबेस है उसका, तो उसमें आप स्केल कर सकते हो अप टू 128 CPUs तक प्लस 768 GB ऑफ रैम। भाई बहुत बड़ी मशीन है। ठीक है? सिंगल की बात हो रही है अभी ये। ठीक है? चलो, आप ऐसा समझो रेफरेंस के लिए, एक नॉर्मल टिपिकल का कोई स्टार्टअप है इंडिया का, तो वो आपका रन हो सकता है आपके 8 VCPUs पे और 32 GB ऑफ रैम पे। ठीक है? अब सोचो यहाँ से 8 GB से इस पे जाना मीन्स ऑलमोस्ट 96 टाइम्स। ठीक है? मोर इन मेमोरी, कैश एंड इंडेक्स कैपेसिटी। ठीक है? तो भाई एक सिंगल डीबी में भी आपका बहुत काम हो सकता है। ठीक है? चलो, अब बात करते हैं आईओ ऑपरेशन जो होते हैं हमारे इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस पर सेकंड की, बेसिकली डिस्क स्पीड। तो आर डी एस और सपोर्ट करता है हमारा अप टू 256,000 IO/सेकेंड्स तक। ठीक है? एंड 4,000 MB/सेकेंड थ्रूपुट तक। ठीक है? विच इज़ ऑल्सो अ लॉट भाई, मतलब आप अगर देखो, मतलब ये सब मैं इसलिए समझा रहा हूँ कि मैं आपको प्रैक्टिकल दिखाना चाह रहा हूँ। ये सब हो सकता है आप इंटरव्यू में ना डिस्कस करो, शायद नहीं करोगे,
बट आपको पता होना चाहिए भाई, क्योंकि आप शार्डिंग के बारे में सीख रहे हो, तो कि कब मुझे नहीं करनी है ये पता होना बहुत ज़रूरी है। मतलब कहीं ऐसा ना हो कि आपको ज़रूरत भी नहीं है और करने बैठ गए शार्डिंग। ठीक है, तो वही समझा रहा हूँ मैं यहाँ से। ठीक है, तो आप देखो कि एक्चुअल में जो हमारे रियल जो हमारे पास अवेलेबल हैं रिसोर्स, वो कितने ज़्यादा पावरफुल हैं सिंगल डीबी पर ही। ठीक है, चलो आगे और कुछ पॉइंट्स देखते हैं। जो नंबर्स मैंने बताए एक्चुअल में उनका क्या मतलब है, थोड़ा उनको इवेल्युएट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं भाई स्टोरेज की। अगर आपके पास मान लेते हैं 100 GB या फिर 1 TB या इवन 10 TB तक का भी अगर आपको स्टोरेज चाहिए, ठीक है, तब भी आप 256 GB TB या फिर जो 64 TB मेरी RDS के केस में थी उससे आप बहुत पीछे हो अभी भी। ठीक है, तो शार्डनिंग की यहाँ ज़रूरत नहीं है। अगर मैं रीड्स की बात करूँ, तो अगर आपकी ये स्पेक्स हैं, ठीक है, तो आप इजीली मिलियंस ऑफ रीड्स पर सेकेंड हैंडल कर सकते हो विदाउट शार्डिंग। डेट्स वाई इवन इंस्टाग्राम और एयरबीएनबी ने भी स्टार्टिंग में अर्ली डेज में नहीं शार्डिंग का यूज़ किया था। ठीक है, चलो नेक्स्ट है हमारा भाई राइट्स। ठीक है गाइज, एक सिंगल आरडीएस प्राइमरी जो हमारा है, सिंगल डीबी हमारा, वो ऑलमोस्ट हमारा कर सकता है 10 to 20,000 राइट्स पर सेकेंड, डिपेंड्स ऑन द वर्कलोड। जो कि खुद में ही मतलब जो कि ऑलरेडी काफ़ी इनफ है हमारे मिड साइज सोशल नेटवर्क के लिए, की ऐप के लिए, लार्ज ई कॉमर्स के लिए, मल्टी टेनेंट सास के लिए हमारा, या लार्ज फिनटेक बैकेंड्स के लिए, या स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स के लिए, या फिर गेमिंग प्लेटफॉर्म्स के लिए। तो बेसिकली इन केसेस में भी नो शार्डिंग नीडेड अनलेस यू हैव इंसेन राइट ट्रैफिक, मतलब इससे भी ज़्यादा ट्रैफिक अगर हो रहा है तो। ठीक है, चलो, तो एक्चुअल में फिर आप कब सोच सकते हो शार्डिंग करने का। ठीक है, तो गाइस इवन विद रियल आरडीएस लिमिट जो देखिए बहुत ज़्यादा थी, आप शार्ट तभी करो अगर आपके राइट थ्रूपुट हमारे जो है उसकी इस लिमिट से ज़्यादा जा रहे हो। ठीक है, तो आपका प्राइमरी है वो कह सकते हो बॉटल नेक बन गया आपका। ठीक है, योर स्टोरेज जो है वो आपका टेंस ऑफ टीबीज में जा रहा है और बहुत ज़्यादा जल्दी बढ़ रहा है। ठीक है, आपके इंडेक्सेस बहुत ज़्यादा हो गए हैं कि आपकी जो इतनी रैम है इतनी ज़्यादा 766 GB वो भी नहीं कर पा रही है आपके हॉट डेटा को होल्ड। रेप्लिकेशन लैग्स बिकम अनएक्सेप्टेबल। अब रेप्लिकेशन लैग से मेरा क्या मतलब है, मैंने पहले ही बताया था गाइस, जैसे मैंने बताया था जो आपका सिंगल शार्ड होता है वो सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर रहता है, राइट। तो हम क्या करते हैं, शार्ड में क्लस्टर बना लेते हैं। मतलब मैंने बताया था ना, एक प्राइमरी होगा और दो रेप्लिकास, एग्जाम्पल में मल्टीपल रेप्लिकास हो सकती हैं। तो जब डेटा हमारा आ रहा है, जब राइट हो रहा है, तो प्राइमरी डेटाबेस में जाएगा पहले, और उसके बाद वो जाएगा रेप्लिकास पे, उसकी बेसिकली कॉपी होगा उन पर। ठीक है, तो जितना टाइम उसको कॉपी करने में लग रहा है प्राइमरी से किस में, रेप्लिका में जाने में, तो वही होता है मेरा रेप्लिकेशन लैग। ठीक है, चलो, मतलब अगर मेरा ये लैग मेरा अनएक्सेप्टेबल हो रहा है, ठीक है, मेंटेनेंस जो ऑपरेशंस हैं हमारे वो बहुत हैवी हो गए हैं करना। ठीक है, तो दीज लिमिट्स आर वेरी हाई, मोस्ट एप्स विल नेवर रीच दिस स्टेज। मतलब ये लिमिट जो मैंने बताई थी नंबर से ही पहले, ये बहुत बहुत ज़्यादा हाई हैं, मोस्ट ऐप्स इस स्टेज तक पहुंचेंगी ही नहीं। ठीक है, तो कंक्लूजन ये है कि रियल ए डब्ल्यू एस लिमिट्स प्रूव करती हैं दैट वी डोंट ऑलवेज नीड शार्डिंग। ठीक है, चलो, बेसिकली विद जो एक्चुअल हमने लिमिट देखी यहाँ से, और इतनी रेप्लिकाज और ये सब, मोस्ट सिस्टम्स नेवर नीड शार्डिंग। कब शार्ट करोगे आप, जब आपका जो राइट्स हैं स्टोरेज लेटेंसी एक्सीड करेगी विच इवन द बिगेस्ट आरडीएस इंस्टेंस कैन नॉट हैंडल। ठीक है, मतलब इसको एक्सीड कर जाएगी। ठीक है चलो, तब तक के लिए शार्डिंग ऐड करना अननेसेसरी कॉम्प्लेक्सिटी को ऐड करना है। समझ गए, चलो। अब एक और पॉइंट मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ पे, शार्डिंग और सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर का कॉन्सेप्ट जो था, थोड़ा सा हमने पहले भी हल्का सा देखा था, थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं। तो अब जैसे मैंने यहाँ पे बताया कि शार्डिंग डज नॉट ऑटोमेटिकली एलिमिनेट सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर। मतलब अगर यहाँ पे मेरे सिंगल शार्ड्स हैं, ठीक है, मतलब 1 DB इंस्टेंस है एक शार्ड में मेरा, तो अगर वो डाउन हो गया तो सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर हो गया मेरा वो, फॉर डेड शार्ड यूजर्स जो इस शार्ड में यूजर्स थे, नॉट द एंटायर सिस्टम, फॉर डेड शार्ड यूजर्स। ठीक है, पर दिक्कत तो है ना भाई उन यूजर्स को भी। तो हम प्रैक्टिकली क्या करते हैं, बेसिकली जैसे मैंने एक स्टार्टिंग में एक डायग्राम जो बनाया था, एक क्लस्टर टाइप बनाते हैं हम, राइट, प्राइमरी और रेप्लिकास। तो वेन यू बट अगर आप वहाँ पर आरडीएस का यूज़ करते हो, तो फॉर ईच शार्ड एडब्ल्यूएस आपको देता है ऑटोमेटिक रेप्लिकेशन, जैसे हम पहले करते थे वो खुद से कर देगा आपके लिए, ऑटोमेटिक फेल ओवर, ऑटोमेटिक बैकअप्स, मल्टीपल अवेलेबिलिटी जोन्स,
एंड रीड रेप्लिकास। ठीक है, मतलब जो हम मैनुअली करते, आरडीएस खुद से करके दे सकता है एडब्ल्यूएस का हमको। ठीक है, सो नाउ ईच शार्ड बिकम्स अ मिनी क्लस्टर। ठीक है, नॉट अ सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर। ठीक है, रेप्लिकेशन लेग्स। अब हाँ, अब इससे मेरा क्या मतलब है, एक बार फिर समझाता हूँ। मान लेते हैं भाई कि आपकी कोई एक डेटा आपको अपडेट करना है। ठीक है, रिक्वेस्ट आई आपकी, वो शार्ट पे गया, मान लेते हैं ये प्राइमरी है, उसकी कुछ रेप्लिकाज होंगी। ठीक है, अब पहले वो इस प्राइमरी अपडेट करेगा और उसके बाद बैकग्राउंड में क्या करेगा, वो तुम्हारा रेप्लिकास पर डेटा को राइट करेगा। ठीक है, अपडेट करेगा वैल्यूज़ को। अब सोचो भाई, जब वो अपडेट कर रहा है उससे पहले ये डाउन हो गया। ठीक है, तो रेप्लिका मेरी प्रमोट होगी एज प्राइमरी। ठीक है, अ, अब क्या होगा भाई, अब उतने टाइम पे मेरा क्या हुआ, जो मेरे जितने टाइम तक मेरा वो उनमें कॉपी हो रहा है, मतलब हुआ नहीं है कॉपी अभी, मान लेते हैं उसको लगते हैं मेरे 5 सेकेंड्स। ठीक है, उससे पहले ये डाउन हो गया था। ठीक है, वो 5 सेकेंड बाद एक्चुअल डेटा वहाँ पर आएगा। ठीक है, अब ये डाउन हो गया, तो जब रीड की रिक्वेस्ट आई, तो जो रेप्लिकास में जो जो ओल्ड डेटा था, उसने वो उठा लिया, मतलब स्टेल डेटा उठा लिया उसने। तो डाउन टाइम तो नहीं हुआ, बट रेप्लिकेशन लैग की वजह से हमारा स्टेल रीड्स हो गए। तो हमारा रेप्लिकेशन लैग, जो जितना टाइम उसको लगा डेटा को कॉपी करने में रेप्लिकास पे। ठीक है, चलो। इफ़ वन शार्ट फेल्स एंटायरली, अगर एक शार्ट पूरा फेल हो जाता है, मान लेते हैं क्लस्टर, पूरे क्लस्टर ही फेल हो गया, रेप्लिका सब कुछ ही फेल हो गया, तो ओनली डेट शार्ट यूजर्स आर इम्पैक्टेड, सिर्फ उसी के इम्पैक्ट होंगे, बाकी सिस्टम तुम्हारा हेल्दी रहेगा, जिससे हमारा फेलियर आइसोलेशन हो गया। ठीक है, एंड दिस कॉम्बिनेशन शार्डिंग प्लस रेप्लिकास, जो आरडीएस रेप्लिकेशन, इज एग्जैक्टली हाउ रियल कंपनीज स्केल रिलेशनल डेटाबेसेस। ठीक है, तो बस यही सब था शार्डिंग के बारे में। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और आप बताइए नेक्स्ट वीडियोस आपको किस टॉपिक पे चाहिए। मे बी आई एम थिंकिंग अबाउट कंसिस्टेंट हैशिंग, बट आप बताना मुझे। और ऐसे और वीडियो देखना चाहते हो, अगर आप लोग सिस्टम डिज़ाइन सीखना चाहते हो, एज एन इंजीनियर ग्रो करना चाहते हो, तो सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और हो सके तो यार वीडियो सब शेयर कर दो। बट या, थैंक्स फॉर ऑल ऑफ योर सपोर्ट जो भी अभी तक मिला है मुझे। ओके गाइस, चलते हैं, तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो तक के लिए बाय।